जितना पढ़ा है उनका रिवीजन जरूर करें। तो टेस्ट सीरीज भैया की चली गई है, तो टेस्ट बार बार देते रहिए। टेस्ट से आपका ये होगा कि आप जाओगे तो पर्सन आप ये होता है कि आप पर्सन को पढ़ते हैं समझते नहीं है, वो पहले उत्तर दे देते हैं। तो उस कारण भी बहुत सारे पर्सन गलत कर जाते हैं हम। तो ये आप दृष्टि में से मेरे ख्याल से पढ़ लिया भी आदमी काल तो। इसके अलावा आपने शुक्ल अगर पढ़ा है तो शुक्ल में से पढ़ लीजिए। तो गोविंद पांडे और दृष्टि में से जो कॉमन मीन हो तो पढ़ना ही है, जो थोड़ा बहुत अलग होगा वो देख लीजिए आपको जो महत्वपूर्ण लगे। ठीक है भैया। हेलो भैया, राहुल भैया, मेरा प्रश्न आपसे है। मैं जैसे ही तैयारी करते वक्त मतलब ज़्यादातर पढ़ रहा हूँ मैं, तो उसमें मतलब भूल जाता हूँ रिवीजन के बावजूद चीज़ें काफ़ी सारी जो होते हैं, तो ये बोलिए कैसे इन चीज़ों पे याद कर सकें। एक बार फिर से बोलिए, आपकी आवाज अच्छे से आई नहीं। हाँ, तो जैसे कि भैया रिवीजन आपने बताया कि याद करने के लिए रिवीजन करना चाहिए, मैं रिवीजन भी करता हूँ, उसके बावजूद भी ना रिवीजन के बाद भी ज़्यादातर चीज़ें भूल ही जाता हूँ आपसे। तो प्रश्न पढ़ी होती है पर लेकिन एग्जैक्ट याद नहीं आ पाता कि क्या था इसका, तो भूल जाता। देखिए, भूलने की समस्या है ना, वो सबको होती है। आप मतलब सभी भूलते हैं। तो आप याद करते हैं, भूलते हैं, ये होता है ना, जैसे कि आपको लगता है कि आप भूल गए हैं, लेकिन वो चीजें आपके सबकॉन्शियस में बैठी होती हैं। जब आपके सामने प्रश्न आएंगी ना, तो वो प्रश्न बन जाएंगे। ऐसे आप खुद से याद करने की कोशिश करें कि हम कितना पढ़े हैं, कितना, तो इतना मोटा और इतनी बड़ी सिलेबस है, इतनी लार्ज है, वो चीजें आप अपने आप से खुद से निकाल नहीं सकते हैं। मतलब वो जब प्रश्न आएगा ना, तो फिर आप सही बना देंगे। वो आपको लग रहा है कि मुझसे ऐसा नहीं हो रहा है, सबके दिमाग में ऐसा चलता है। क्योंकि मैं पिछले बार मैं भी जुड़ा था, आप ही की तरह मैं भी जुड़ा था, तो मुझे भी ये समस्याएं रहती थी कि मैं भी भूल जाता था। अमूमन सब भूल जाते हैं, कि मैं बहुत सारे दोस्तों को जानता हूँ, मेरे बहुत मित्र तैयारी कर रहे थे, अब प्रतियोगी थे हमारे साथ थे, तो सबकी समस्या है। सबसे मैंने बात करके देखा क्या ये प्रॉब्लम सिर्फ मुझी को हो रहा है या फिर मेरे दोस्त लोगों को भी हो रहा है, तो ये प्रॉब्लम सबको होती है। तो आप ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कि आप ह्यूमिलेट वो फील कर रहे हैं, ऐसा बात नहीं। आप मतलब कि आप जितना हो सके उतना देख लीजिए, बस एक बार नजरों से घूम उसको जाने दीजिए। आप ये होता है ना कि जैसे कि आप जो चीजें आज पढ़ें, तो फिर वो चीजें कल दूसरा नया चीज पढ़ने से पहले, जैसे रूबी ने बताया कि नया चीज पढ़ने से पहले वो चीजें एक बार और देख लेना चाहिए कि मैंने कल क्या पढ़ा था। तो इस तरह होता है ना कि वो बैठ जाती है चीजें। और जितना आप प्रश्न लगाएंगे, जितना ज्यादा प्रश्न लगाएंगे, बस एक ही मूल मंत्र है, आप जितना ज्यादा हो सके प्रश्न को लगाएं। क्योंकि देखिए, आपको मतलब जब एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो सवाल ही आपके आएंगे, तो सवाल जब आएंगे तो सवाल आप सॉल्व किए रहेंगे, तो वो चीजें हो सकता है कि वही सवाल बहुत बार आ जाते हैं या फिर उसके बेसिस पे आ जाते हैं। तो आपको हल करने का एक आदत सी पड़ जाती है, और उस आदत से पढ़ने के बाद में आप और भी कुछ सवाल होते हैं उनको हल कर जाते हैं। ये होती है। तो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि मैं भूल रहा हूँ, ये सोचना है कि मतलब कि ये सारी के सभी को ऐसा ही हो रहा होगा, स्पेशल नहीं है। और कुछ पूछना ठीक है चाहते हैं? राजा, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, राहुल आपका भी। और मुझे लगता है सटीक उत्तर आपको मिल गया है, जो सिर्फ राजा के लिए ही नहीं, जो अन्य लोग भी जुड़े हैं वो भी ध्यान देंगे कि कोई एक के साथ ऐसी समस्या नहीं होती, सबके साथ होता है, सबको भूलता है, पढ़ते हैं भूलता है, बार बार पढ़ना है और रिवीजन करना है और प्रश्न सॉल्व करने हैं ज़्यादा से ज़्यादा। इस चीज़ का मूल उपाय यही है। और क्योंकि 3 साल से मैंने सिर्फ राहुल जी को नहीं, बहुत से वक्ताओं को, चयनित लोगों को सुना है, वो यही चीज़ बताते हैं। तो मुझे लगता है जब कई लोगों को सुन लेते हैं तो एक डाटा हो जाता है। तो इन सब बातों के आधार पे लगभग हम कह सकते हैं कि जो भूलने वाली प्रवृत्ति होती है इससे निजात, जो अभी राहुल जी ने बताया, एक इस तरीके से पाया जा सकता है। अब जो सोनी कश्यप, आप आमंत्रित हैं और उनके बाद विशाल, आप प्रश्न पूछेंगे। पहले सोनी कश्यप, उसके बाद विशाल। सोनी, आपको आवाज आ रही है? आप प्रश्न पूछ सकती हैं जी। सोनी, आप लीड हटा के प्रश्न पूछिए। मुझे लगता है आपके लीड के कारण आपकी आवाज नहीं आ रही।
अभी अभी क्लियर है? जी, अब आवाज आ रही है। रूबी दी, मेरा क्वेश्चन जो है आपसे, आपने बोला था कि मेरे पास बहुत कम टाइम था, तो मेरा भी जो अभी ग्रेजुएशन चल ही रहा है, तो मेरे पास भी ना बहुत कम टाइम है, जो मैं अभी दिल्ली शिफ्ट हुई हूँ ना, तो इसी में मतलब मेरे को क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है अभी, और मेरा ड्रीम है कि मैं जेएनयू में जाऊँ। आप सबसे पहले सिलेबस निकाल लीजिए या फिर देखिए, और उसको उसमें सिलेबस में जैसे कि दिया हुआ है टॉपिक वाइज, और इस जैसे कि काल विभाजन दिया हुआ है, नामकरण दिया हुआ है, तो ऐसे बांटा हुआ है, तो आप देखेंगे और प्रीवियस ईयर साथ में क्वेश्चन देखिए। जेएनयू में आना है फिर भी, जैसे बीएचयू हो गया, हैदराबाद हो गया, डीयू हो गया, सबके क्वेश्चन देख सकते हैं। तो सबके क्वेश्चन देखने पे आपको कॉमन चीजें मिल जाएंगी कि क्वेश्चन कहाँ से बन रहे हैं, तो उन टॉपिक्स को आप ज्यादा रिवाइज कर सकते हैं, उन्हीं को ज्यादा रिवाइज कीजिए। मैंने ना काफी बार मतलब रिवीजन भी कर लिया है, मतलब रामचंद्र जी की भी किताब मैंने कई बार पढ़ी है, कि ना मतलब मैं रिवीजन कर रही हूँ, बार बार कर रही हूँ, लेकिन मेरे को याद नहीं रह पा रहा है, क्योंकि उसमें शब्द जो है ना वो बहुत ज्यादा कठिन है, तो मतलब मैं रिवीजन कैसे करूँ, ये चीज मेरे लिए, उसकी जो भाषा है ना वो बहुत ज्यादा कठिन है, इसके लिए आप बताइए। आवाज क्लियर नहीं है, आइए एक बार फिर से बोलिएगा। इनका प्रश्न यह है कि जो सच्चाराम चंद्र शुक्ल की किताब है, उसकी जो भाषा है बहुत कठिन है, किस तरीके से इससे निजात पाए? ऐसा क्या करें कि जो उनकी भाषा है इनके दिमाग में कंठस्थ हो सके, और शुक्ल का किसी कवि के जो विशेष कवि होते हैं उनके प्रति किस तरीका का दृष्टिकोण रहा है, जहां से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसका समाधान कैसे करें? जैसे आप शुक्ल जी को पढ़ेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, तो उसमें मतलब जो क्वेश्चन आए हुए हैं, मैंने क्या किया था कि मैंने क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का देखा था, और जहां से क्वेश्चन बन रहे थे, जैसे कि घनानंद पे है, घनानंद जी पे, तो उन सब मैंने उन्हीं कवि को ज्यादा बार मतलब बहुत ही कम पढ़ा था कह सकते हैं, मतलब जो क्वेश्चन जहां से बन रहे थे उन्हीं को मैंने ज्यादा पढ़ा था और उन्हीं को रिवाइज किया था। जैसे मैंने लेकिन आप मत कीजिएगा, रीतिकाल शुक्ल जी में बहुत बड़ा है, तो मैंने उसको छोड़ दिया था, और मैंने सरस्वती पांडे जी के बुक से उसको कवर किया था। तो शुक्ल जी को पढ़ना तो पड़ेगा ही, तो आप पढ़ेंगे तो समझ में धीरे धीरे आ जाएगी, आप 2 3 4 बार उसको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, नहीं अगर आ रही है तो। ठीक है, थैंक यू सो मच। और जो पार्टी है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, उनसे इस बार बहुत क्वेश्चन भी बने थे, तो उनको आप जितना बार ज्यादा हो सके उनको पढ़ जाइए, रिवाइज कर लीजिए। ठीक है रूबी, बहुत धन्यवाद। और शालिनी, आप भी थोड़ा सा इस प्रश्न में जोड़िए कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की किताब होती है, बहुत से प्रतिभागियों की समस्या होती है कि किस तरीके से कहाँ कहाँ पे शुक्ल की किताब में फोकस करना चाहिए, कहाँ पे चीजें छोड़ी जा सकती हैं, और किनको अच्छे से पढ़ना है, और उनको पढ़ना है तो सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, उनको दिमाग में तैयार भी करना है, क्योंकि शुक्ल जी की किताब एक नोट्स की तरह होती है। कई बार हम एग्जाम्स में देखते हैं बहुत सारे प्रश्न से पूछ लिए जाते हैं, मान लीजिए बिहारी पे हैं, घनानंद पे हैं, रीतकाल पे लगभग शुक्ल में लगभग 42 से 42 प्लस कवि दिए उन्होंने जिक्र किया है, तो उनमें से लगभग कौन कौन से कवियों को कर लेना चाहिए और किस तरीके से उनको तैयार करें, आदिकाल है, भक्ति काल है, यहाँ पे क्या है, ये थोड़ा सा इस पे आप बात कीजिए। जी, जैसा कि रूबी ने बताया था कि उनके पास कम समय था और बैकग्राउंड भी नहीं थे, वही हालत मेरी भी है। मेरा भी बैकग्राउंड नहीं था, मेरे पास भी सिर्फ 3 साढ़े 3 महीने थे। तो मैंने भी वही रामचंद्र शुक्ल जी के बुक से पहले तो आप ना सिलेबस देखना है। जब उस समय हम तैयारी कर रहे हैं तो वो पुराना पैटर्न था जेएनयू इसका जो एमए चल रहा था, उस जब जून के आते आते सिलेबस चेंज हो गया तो हम लोग बहुत घबरा गए थे। इसमें नए टॉपिक जुड़ गए, जनसंचार माध्यम इत्यादि। फिर लेकिन रामचंद्र शुक्ल जी की बुक में बताऊंगी क्या पढ़ना है। सर क्वेश्चन को आपको पहले एनालाइज करना है,
उसके अनुसार जब मैंने एनालिसिस किया तो पता चला कि उनमें हिंदी साहित्य के इतिहास में इसलिए दिया गया है कि आदिकाल से आधुनिक काल तक प्रमुख रचनाकार, उनकी रचनाएं एवं प्रवृत्तियां। आदिकाल से हमारे क्वेश्चन क्या आए थे कई, जो मुख्य है जो देखना है आज आधुनिक काल के लिए, और आदिकाल के लिए विद्यापति है, खुसरो है, इन पे ज्यादा ध्यान देना है, उनकी प्राचीन रचनाओं पे। और रीतिकाल पे यह करना है कि उसमें जो प्रवृत्तियां हैं, रीतिबद्ध, रीति रीति उसमें है एक रीति सिद्ध है, उनमें कौन कौन से कवि है और उनकी क्या क्या रचनाएं हैं, उन पे मैंने ज्यादा फोकस किया था। और उसके अकॉर्डिंग बिहारी जी का आया भी था। और घनानंद पे ज्यादा फोकस आप कर सकते हैं, बिहारी, घनानंद, केशव दास। और आदिकाल में तो मुझे लगता है जो नेट जेआरएफ के सिलेबस में लगे हैं, जितने कवि हैं, लेखक हैं, उनकी रचनाएं आप कर सकते हैं। और जैसा कि इस सिलेबस में भी लगा है कि उपन्यास, नाटक जितने हैं उनका बार हम लोग से नाम पूछ दिया था। तो उसके लिए जो मुझे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बुक लगी, जो मुझे हेल्प की, वो थी जो टीजीटी पीएचडी की यूथ कंपटीशन की थी बुक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व हुआ है उसमें। उसको मैंने बहुत अटेम्प्ट किया था, बहुत ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था उसमें से, तो वो आपको हेल्प करेगी इसके लिए। और बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप अगर एनालाइज करेंगे तो पहले बहुत सारे डीयू के, इलाहाबाद ठीक है। सालनी नेटवर्क की दिक्कत है, मुझे लगता है कि सोनी जी का जो प्रश्न रहा है उनका उत्तर उनको। हाँ जी, हाँ जी। और साथ ही यदि आप टेस्ट सीरीज से जुड़ी हो तो हेमंत भैया भी समय समय पे लिखित रूप से ग्रुप में भेजते रहे हैं कि किस काल में कहाँ पे किन पे फोकस करना है, तो आप उसका भी सहारा ले सकती हैं। तो वहाँ पे हेमंत भैया ने बताया हुआ है कि ऋत काल में कैसे पढ़ना है, नाटक को कैसे पढ़ना है। आधुनिक काल को जब मतलब खंड वाइज मतलब सेक्शनल टेस्ट चल रहे थे तो उस समय वो बताते भी जा रहे थे कि कहाँ पे आपको किस तरीके से कौन सी किताब में क्या ऐसे पढ़ना है, तो वहाँ से भी आप हेल्प ले सकती हैं। यदि आपको ये चूज करने में समस्या आई कौन महत्वपूर्ण है, किसको छोड़ना है, तो वहां से आपको सहायता मिल जाएगी। तो अब विशाल आप आमंत्रित हैं। विशाल, और विशाल के बाद मोहित तैयार रहेंगे। विशाल, आपको आवाज आ रही है? मोहित, आप प्रश्न पूछिए। जी मोहित, आप लीड हटाइए, माइक अपना ऑन कीजिए। माइक अभी आपका ऑफ है। आप पूछिए प्रश्न। हाँ, आवाज आ रही है। जी जी। मैं क्वेश्चन राहुल भैया से पूछना चाहूंगा कि जी। जो अधिकार भक्ति काल में जब कोई जो खतन आते हैं ना, खतन भाई रामचंद्र शुक्ल का खतन ये है, राम कुमार वर्मा का खतन है, तो वो खतन समझ में नहीं आते भाई किसका है, कितने खतन कैसे याद से। राहुल हेनरिच। राहुल, आपका ऑडियो बंद है, वो ऑन कीजिए, बोलिए। हेलो जी बोलिए। हाँ बोलिए। मोहित जी, जैसे कि आपने कहा कि अन्य अन्य जितने भी काले हैं उसमें कौन कौन से विद्वान कैसे कैसे कथन कहे हैं, उसमें कंफ्यूजन हो जाता होगा याद करने में। ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जब हम पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं, इसी दौरान बहुत मुश्किलात होती है। तो हम इसमें ये कहना चाहेंगे कि सारे जितने भी विद्वान हैं उनका एक अलग अलग नजरिया रहा है। अगर आप उसको पकड़ लेंगे ना, उनको अगर जान जाएंगे आप, तो लगभग लगभग कथन भी आप पहचान। जैसे रामचंद्र शुक्ल का है, उनकी भाषा कैसी होती है, वो किसी के बारे में जब कहेंगे तो कौन कौन से शब्द का चयन करते हैं, या फिर जब क्या बोलते हैं बच्चन सिंह कहते हैं तो वो कौन से शब्द का चयन करते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या होता है, रामचंद्र क्या होता है, इन सब का एक डिफरेंसेस है। उस डिफरेंसेस को, उस जो माइनर फर्क होता है उसको अगर आप जान जाएंगे तो
अच्छे से सबको अलग कर सकते हैं और पहचान सकते हैं। आपको याद करने की भी जरूरत नहीं पड़े, क्योंकि आपको याद नहीं करना है, क्योंकि वो तो आए ही रहेंगे कथन, आपको पहचान करनी है। क्योंकि आपके पास उतनी टाइम नहीं है कि सारी कथनों को याद कर सके, और कोई विद्वान भी नहीं बनना है, क्योंकि आपको सिर्फ एग्जाम निकालना है अभी, उसके बाद भले विद्वान बनिएगा, मैं ये नहीं कहूँगा विद्वान नहीं, लेकिन आपको पहचान करनी है। तो इस दौरान आप ये कीजिए कि मतलब जैसे आप बस एक बार अच्छे से पढ़िए, मतलब रामचंद्र शुक्ल को जब आप पढ़ रहे हैं तो देखिए वो किसके बारे में क्या कह रहे हैं, किस चीज से रिलेट करके कह रहे हैं, क्या चीज डाल रहे हैं। वो जब बच्चन सिंह कह रहे हैं तो क्या करते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कह रहे हैं, इस चीज को आप समझ जाएंगे तो इसका कथन आराम से सॉल्यूशन होगा। और बहुत बार देखिए और समझिए, ये नहीं कि बस याद करना है, आप याद करेंगे तो कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत सारी कथन है और उसमें कंफ्यूजन रहेगा ही रहेगा। आप क्लू पकड़िए, एक एक शब्द देख लीजिए ना कि ये शब्द इसमें आया है तो अच्छा इन्हीं का होगा, ऐसे करके बना सकते हैं आप। मैं ये आपको जस्ट एग्जाम निकालने के लिए बता रहा हूँ, ये ट्रिक। बाकी मुझे और विद्वान बनना है तो बाद में बन लीजिएगा। थैंक यू। ठीक है मोहित, आपको आपका प्रत्युत्तर मिल गया होगा। अब अगले जो आरिफ, आप प्रश्न पूछने के लिए आमंत्रित हैं, और आरिफ के बाद अनुराग अग्रहरी तैयार रहेंगे। हेलो हेलो जी पूछिए। नमस्कार, मेरा प्रश्न राहुल भैया से और रूबी मैम से है। तो मेरा प्रश्न ये है कि एक धारणा बनी हुई है कि बीएचयू में जो ऑनर्स कर रहे हैं वो जेएनयू की सारी सीटें ले जाते हैं, क्योंकि मैं तो नॉन हिंदी बैकग्राउंड से हूँ, और फिर बीएचयू भी विकल्प नहीं है और डीयू भी विकल्प नहीं है, तो सिर्फ जेएनयू है। तो ये धारणा बनी हुई है कि बीएचयू वाले जो ऑनर्स कर रहे हैं, हिंदी ऑनर्स कर रहे हैं, वो सारी सीटें जेएनयू की ले जाते हैं। तो नॉन हिंदी वालों के लिए मतलब किस तरह वो फाइट करें, क्योंकि मैंने लगभग 1-1.5 महीने पहले तैयारी शुरू की है और अभी 2 महीने बाकी है, और कॉलेज के एग्जाम्स का और है, बीच में लगभग 1 महीना वो डिस्टर्ब कर देंगे। तो उन चीजों को कैसे मैनेज करते हुए जेएनयू की तरफ रुख मोड़े, तो उसके लिए आप कुछ बता दीजिए। आरिफ, वैसे कोई ऐसी धारणा है नहीं, क्योंकि आपके 4 वक्ताओं में से 3 वक्ता ऐसे हैं जो बीएचयू से नहीं हैं। जी राहुल, आप बोलिए, कुछ कहना चाहिए। मैं आपको बताना चाहूँगा, सच में ऐसी कोई धारणा नहीं है, क्योंकि जे बीएचयू के ही लड़के नहीं होते हैं। मानता हूँ कि थोड़ा ज्यादा होते हैं, और इस बार कुछ आए हैं, इस बार तो ज्यादा ही आए हैं, मतलब लड़के 2 आए और लड़कियां 4 नहीं है, 4-5 नहीं 5-6 आई हैं, मतलब है इस बार 8-10 तो है ही। तो ये कोई धारणा नहीं है, मतलब ये नहीं है कि अगर वो बीएचयू में नहीं होती तो नहीं भी आ सकती, कहना भी मतलब संभव नहीं कह सकते, क्योंकि क्योंकि रूबी आपके सामने एग्जाम्पल है, ये शालिनी है, ये ओमनाथ सिद्ध हैं, ये तीनों नहीं है। और मुझे लगता है ये इनका बैकग्राउंड भी तो बता ही रही थी रूबी, जैसे कि इनका बैकग्राउंड शायद नहीं भी रहा है, और इन्होंने बहुत कम टाइम में भी अपने आप को प्रिपेयर किया है हुआ है। तो मैं उन लोगों को भी जानता हूँ जो जेएनयू का सपना, मुझे लगता है कि फर्स्ट ईयर से मैं देख रहा हूँ कि मेरे बहुत सारे दोस्त थे जो जेएनयू के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे, इवन एग्जाम एक पहले दे भी चुके थे वो हमारे सीनियर के साथ में, और उस समय भी क्या, ताकि हम एक्सपीरियंस लें, तो उनका भी नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि मतलब जो पहले से लगे हुए हैं उन्हीं का होगा, या फिर जो बीएचयू से है उन्हीं का होगा, ऐसा तो मैं नहीं मानता हूँ। तो ये पहले आप बता दीजिए, क्योंकि ये चीजें आ भी रहेंगी तो आप नहीं कर पाएंगे कुछ भी, आप अपना नहीं दे पाएंगे। ओके सर, मेरा एक प्रश्न और है। ये दूसरा है कि जैसे हम दृष्टि से उपन्यास वगैरह वो पढ़ते हैं, तो उसमें जैसे दे रखा है, जैसे प्रेमचंद से रिलेटेड दे रखा, तो प्रेमचंद का सारे उपन्यास दे रखे हैं, फिर उनके बारे में डिटेल से दे रखा है, तो उनके सिर्फ नाम याद रख लेना ठीक है, या फिर उनके बारे में भी जो डिटेल से दे रखा वो भी देखना जरूरी है? क्योंकि वो जेआरएफ की बुक है, तो वो जेआरएफ के लिए है, सीयूटी निकालने के लिए सिर्फ नाम याद रखना काफी है? देखिए मुझे मैं पिछले साल का प्रश्न देखा और उसके पिछले साल का भी प्रश्न देखा, तो प्रश्न बहुत हल्के आ रहे हैं, तो बहुत प्रश्न लेवल का तो प्रश्न आया ही नहीं, जैसे तैयारी के प्रश्न हल्के आए थे। तो ये है कि आपके पास तो टाइम अभी उतना है नहीं, अगर पहले से तैयारी किए हो तब तो ठीक है, तब तो और भी अच्छा है कि आप कैरेक्टर भी देख ले रहे हैं कि कौन से उपन्यास का कौन सा पात्र है और उसके द्वारा क्या इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट कहवाया गया है, मतलब कौन सी कथन है जो बहुत इंपॉर्टेंट और बार बार। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब यूथ कंपटीशन की वो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप बनाएंगे, तो आप यहाँ अगर याद नहीं भी करते हैं तो वहां पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में वो कथन आई हुई रहती है, क्योंकि 50-60 मॉडल सेट दिया है, 40 के लगभग में दिया है, तो 40 प्रश्नों में कहीं कहीं ऐसा दे चुका होता है, तो आप उसको देख लेते, तो वहां भी अगर आप सॉल्व किए रहते हैं तो वो जाके कर देंगे, तो आपको जरूरी यहाँ भी नहीं है। इसलिए मैं मानता हूँ कि जो चीजें यहाँ पे नहीं होती है तो वो मुकम्मल आप होती है जब आप प्रीवियस ईयर प्रश्न बनाते हैं। यही मेरा मानना है कि सर यूथ कंपटीशन की टीजीटी पीजीटी वाली, हाँ आप समझ नहीं मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने तो उसको देखा था। जैसे प्रीवियस ईयर के यूथ कंपटीशन वाले टीजीटी पीजीटी वाली बुक लेनी है। हाँ हाँ
ओके सर, थैंक यू। भैया मेरा प्रश्न राहुल भैया से है और रूबी दीदी से है। भैया होता है कि कभी कभी पढ़ते हैं समझ में भी आता है सब, लेकिन जब रिवाइज करते हैं भैया तो ऐसा लगता है बहुत चीज़ें भूल गई हैं, या फिर कुछ ऐसा कोई जब टेस्ट सीरीज लगाते हैं तो उसमें मिक्सअप क्वेश्चन पे ऐसा लगता है कि जैसे ये नाम सुना है लेकिन रिलेट नहीं कर पाते सही से। क्या उसके लिए कुछ क्या कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे दृष्टि के बुक से पढ़ रहे हैं, उसमें बहुत सारे उपन्यास वगैरह दिए हैं, नाटक वगैरह दिए, और ये लगता है क्या सभी उपन्यास बहुत इंपॉर्टेंट है या कुछ ऐसे हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। इसमें बहुत कंफ्यूजन हो जाता है भैया, क्योंकि एक एक कवि के बहुत ज़्यादा उपन्यास वगैरह के दे दिया है, नाटक भी उसी हिसाब से बहुत ज़्यादा हैं, तो उसमें से समझ में नहीं आता कौन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, या फिर सभी को याद करना है या फिर ऐसे ही देख के चलना है। इसका कुछ बता दीजिए भैया। एक ही रचनाकार के बहुत सारी रचनाएं हैं, उसका उपन्यास भी है, उसी का कहानी है, उसी का नाटक है, उसी का एकांकी है, और उसका पता नहीं क्या क्या रचनाएं हैं, बहुत सारी विधाएं में एक ही रचनाकार रचता है, और तो इसमें कंफ्यूजन होती ही है, सबको होती है। तो ये मैं यही कह रहा हूँ कि ये इसमें कंफ्यूजन तो होना स्वाभाविक ही है। तो आप जितना ज्यादा हो सके उसको पढ़ते हैं, जैसे कि उनका उपन्यास देख लिए तो उपन्यास पढ़े, थोड़ा डिटेल में गए उपन्यास में कब लिखी गई है, क्या क्या उसका मेन थीम जो उपन्यास का क्या रहा, तो थीम से आप उस चीज को पकड़ सकते हैं, अलग कर सकते हैं उपन्यास को नाटक से। उसी का नाटक जब देखते हैं तो उनका थीम क्या रहा नाटक का, या फिर अगर आप मतलब क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, वो तो जब आप पढ़ेंगे तो आपको खुद एक बार में अंदाजा नहीं हो क्या इंपॉर्टेंट है, जब 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको लग जाएगा कि हाँ ये नाटक इंपॉर्टेंट है। और यही मैं कह रहा हूँ कि क्योंकि प्रश्न कैसे आ रहे हैं, मतलब जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि अच्छा यही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी जैसे प्रेमचंद का देखें तो उपन्यास गबन गोदान कर्मभूमि रंगभूमि, तो इससे प्रश्न आए रहे हैं तो आपको पता चल गया कि ये अच्छा अच्छा इससे प्रश्न आ रहे हैं तो हमको गोदान पे ज्यादा ध्यान देना है। तो ये कब आपको क्लियर हो रहा है, क्योंकि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखा है कि सवाल यहाँ से आ रहे हैं, तो आपके ध्यान में वो चला जाएगा कि अच्छा यही इंपॉर्टेंट है। तो सारी चीजें इंपॉर्टेंट तो नहीं है और सब पे उतना ध्यान भी नहीं देना, क्योंकि बहुत सारी दृष्टि में तो इतनी मटेरियल दी हुआ है कि एक बार बैठे तो बहुत ही कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि मैं तो कंफ्यूज हुआ हूँ तो मुझे पता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखनी है और उसमें से आपको पता चल जाएगा कि क्या चीजें हैं जो लगातार बार बार आ रही हैं, बार बार आ रही हैं, तो आपको इम्पोर्टेंट उसका खुद पता चलेगा और ये चीजें आप कर पाएंगे, और बाकी चीज रूबी बताएंगी आपसे बताएंगे। जी भैया और एक क्वेश्चन और है दीदी, आपसे भी है ये क्वेश्चन कि मैंने केवल रामचंद्र शुक्ल ही पढ़ा है और किसी को पढ़ा नहीं है, मतलब रामचंद्र शुक्ल 2 या 3 बार अच्छे से पढ़ चुका हूँ, तो क्या जैसे और रामस्वरूप चतुर्वेदी के भी कथन बहुत सारे पूछ लिए जाते हैं, और फिर उसके बाद बच्चन सिंह वगैरह के भी कथन आते ही रहते हैं, रामचंद्र हजारी प्रसाद द्विवेदी के, तो क्या उनकी भी ऑथेंटिक बुक जो इनका इतिहास है उसको पढ़ना जरूरी है या फिर दृष्टि से ही कवर हो जाएगा, क्योंकि दृष्टि में बहुत सारा दिया हुआ है उनके कथन जो इम्पोर्टेंट कथन हैं, क्योंकि भैया उतना समय भी बचा नहीं है कि नई बुक्स ज्यादा पढ़ोगे मिल रही है उनको रिवाइज कर लीजिए, और रामचंद्र शुक्ल का बुक तो आपने पढ़ा ही है तो उनका पहचान में आ जाएगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी बहुत सारे कथन रहते हैं, टेस्ट सीरीज लगाने पे कथन बहुत सारे मिलते हैं, तो उन सबको रिवाइज कर लीजिए। मैं यही कहूंगी क्योंकि नया बुक्स पढ़ने पे ज्यादा टाइम भी नहीं है और जैसे कंफ्यूजन भी होगा पूरा। जी दीदी, टाइम तो अभी है नहीं, इसीलिए लग रहा था कि मतलब नई बुक उठाना इस समय सही होगा, या फिर जितने भी है टेस्ट सीरीज वगैरह में भी बहुत सारे कथन आते हैं, तो उसे मैं एक अलग जगह नोट डाउन करके पूरा रखा रहता हूँ कि कभी भी एक बार उठा के देख लूँगा तो पूरा एक साथ रिवाइज हो जाएगा, या फिर जो मेरा क्वेश्चन गलत हुआ रहता है उसे भी मैं नोट डाउन किया रहता हूँ कि उससे भी थोड़ा सा फ़ायदा मिलेगा हमें, एक बार देखने पर पता चल जाएगा। और थोड़ा सा लेकिन होता है कभी कभी तैयारी करने पे लगता है कि होगा कि नहीं होगा, इसका भी थोड़ा डर लगा रहता है कि हो जाएगा कि नहीं होगा। वही लगता है। मैं कहूँगा लगना जरूरी है। जी जी धन्यवाद दीदी, धन्यवाद दिया। ठीक है अनुराग, आप माइक आप कीजिए और आगे बढ़ते हैं।
अगले जो प्रश्नकर्ता हैं अल्केश शर्मा जी, आप प्रश्न के लिए आमंत्रित हैं। और जो लोग प्रश्न पूछ लेते हैं उनसे एक मेरा निवेदन भी होगा, थोड़ा सा मेरा सहयोग करें कि आप जैसे प्रश्न पूछने के लिए हैंड रेज करते हैं तो अपने हाथ को कृपया खड़ा ही न रखें, उसको नीचे भी कर लें, हो सकता है दर्द करने लगे आपका हाथ। तो थोड़ा सा मुझे जो अगले वक्ता है पता चलता रहेगा कि हाँ इनका हो गया, इनका हो गया, तो आपका हाथ दर्द न करे, इसलिए उसको नीचे भी कर लिया करिए। थोड़ा सा मेरा सहयोग करेंगे। अल्केश आप आमंत्रित हैं। सर क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? जी आ रही, बिल्कुल। जैसे सर पिछली जो पेपर 2022 में हुआ था उसमें काव्य प्रसाद नहीं था और अभी सिलेबस में भी नहीं दिया है, तो क्या काव्य प्रसाद पढ़ना जरूरी है? काव्य शास्त्र दिया है केवल। मेरा क्वेश्चन रूबी मैम से है। जी रूबी आपका माइक बंद है। भैया एक बार और क्वेश्चन बोलिएगा। मैंने इनका प्रश्न यह है कि जो काव्य शास्त्र ये कह रहे हैं कि 2022 में नहीं पूछा गया था, सिलेबस में भी काव्य शास्त्र नहीं लिखा है, मतलब मेंशन नहीं है, तो यही प्रश्न है सर ना? काव्य शास्त्र है लेकिन नहीं, काव्य शास्त्र है लेकिन काव्य प्रसाद नहीं पूछा गया था। काव्य शास्त्र नहीं पूछा गया, आप यही कह रहे हैं ना? नहीं सर, काव्य शास्त्र पूछा गया था। इनका कहना है कि पश्चात आवाज क्लियर नहीं आ रही है, बहुत कट कट कह रहे हैं, मैसेज कर दीजिए। इनका कहना है ना कि काव्य शास्त्र तो दे रखा है लेकिन पाश्चात्य काव्य नहीं पूछा गया, तो क्या मुझे पाश्चात्य काव्य पढ़ना जरूरी है या फिर मैं उसके स्किप कर सकता हूँ? इनका प्रश्न शायद यही रहा था जी। सिलेबस में तो भारतीय काव्य शास्त्र था, अभी भी है। मैंने तो क्या किया था कि जब पाश्चात्य नहीं दिया हुआ है, सिलेबस में है ही नहीं, तो मैंने उसे नहीं पढ़ा था, भारतीय काव्य शास्त्र को ही पढ़ा था। जैसे कि इसमें 4 टॉपिक दिए हुए हैं, शब्द शक्ति, काव्य हेतु, लक्षणा, ये काव्य प्रयोजन, काव्य लक्षण, ये सब तो इन्हीं को मैंने पढ़ा था। और सिलेबस में इतना ही है, तो अगर थोड़ा सा और डिटेल में आप पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिए, लेकिन इतना काफी है। ठीक है, सोनू यादव जी आप आमंत्रित हैं। मेरा क्वेश्चन रूबी दीदी से और राहुल भैया से है। एक्चुअली मैं कई दिन से तैयारी कर रहा हूँ और मुझे अभी मालूम हुआ है जेएनयू के एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन जब आया, तो मैं अभी सिर्फ आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की जो बुक है हिंदी साहित्य का अर्थात, केवल उसी को ही फॉलो कर रहा हूँ। और जैसे कि रूबी मैम ने बताया पहले कि उन्होंने अपनी प्रेपरेशन के दौरान विश्वनाथ मिश्र जी की कोई इतिहास बुक वाली फॉलो किया था, तो मतलब क्या उसको फॉलो करने से हो जाएगा? मैंने जो तैयारी की थी तो मैंने शुक्ल जी का ही बुक पढ़ा था। आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैंने चतुर्वेदी जी और बाकी सबका नहीं पढ़ा था, मतलब वो नहीं पढ़ा था, तो आप शुक्ल जी को पढ़ने से हो जाएगा या नहीं? हाँ जी, क्योंकि अभी टाइम कम है और मेरा फाइनल ईयर के एग्जाम नेक्स्ट मंथ ही है, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है और मुझे जेएनयू भी जाना है, तो उसको देखते हुए अभी मुझे क्या करना चाहिए? तो आप सरस्वती पांडे जी की बुक पढ़ रहे हैं? नहीं, मैं अभी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की बुक ही पढ़ रहा हूँ। शुक्ल जी का बुक जरूरी है, लेकिन ये एग्जाम ऑब्जेक्टिव तो एक दृष्टि या जैसे अगर दृष्टि पढ़ रहे हैं या फिर गोविंद पांडे, दोनों में से एक को पढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं। शुक्ल जी से पूरा नहीं हो सकता मेरे हिसाब से, जरूरी है लेकिन नहीं हो। सोनू आप यदि कुल मिला के कहने का अर्थ यह है कि आप यदि पढ़ रहे हैं तो आप पढ़ रहे, मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको ऑब्जेक्टिव जो किताबें हमारे पास दृष्टि है गोविंद पांडे में से, आपको एक बुक जरूर पढ़ें, अपना सिलेबस देखें, और इनके साथ ही मतलब जो सिलेबस में अन्य सेक्शन प्रयोजन मूलक हिंदी या अन्य सेक्शन लगे हुए हैं उनको भी आपको एक नज़र देखना है, चीज़ें तैयार करना है। इस तरीके से आप यदि अपने आप से प्रश्न पूछेंगे कि आपको अपना समय किस तरीके से मैनेज करना है, क्योंकि आपको पता है कि आपके पास कौन कौन से काम, जब आप अपने आप से पूछेंगे तो आपकी अंतरात्मा अपने आप को सिर्फ स्वयं जवाब दे देगी कि आपको अपने समय को किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं।
ठीक है सोनू, धन्यवाद। ठीक है मुझे भैया। लगता है आपका जवाब मिल गया और होगा। एक क्वेश्चन मेरा राहुल भैया से है जी कि हाँ बोलिए। जो है अपने टेस्ट सीरीज के लिए कौन सी बुक जो है हमको फॉलो करनी चाहिए, जो बार बार हमें हमारे पास काफी सारे क्वेश्चन आ गए। देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको कहीं से भी मिले, किसी भी प्रकाशन का मिले मुझे, लेकिन मैंने जो फॉलो किया था वो कि यूथ कंपटीशन का लिया था। नीट जेआरएफ की जितनी भी प्रश्न श्रृंखलाएं पहले पूछी जा चुकी थी प्रीवियस ईयर में, तो उसका मैंने लिया था। और टेस्ट सीरीज तो बाकी अहमद भैया का आप शायद लिए ही होंगे, बना ही रहे होंगे, उनसे जुड़े ही होंगे, तो वहां भी प्रश्न मिल जाते हैं। और यूथ कंपटीशन का मिलता है, एक ज्यादा है नहीं, 40-50 सीट है शायद, उसमें 50 सीट्स हैं और महंगी भी नहीं आती है उतनी। तो उसका आप देख लीजिएगा ना, सारा काल वाइज देख लीजिएगा, स्टार्ट से ही दे रखा है उसमें, सारा काल वाइज प्रश्न है और सबका सॉल्यूशन उसमें दे रखा है, तो आप उसको लगाइए और अच्छे से आप कर सकते हैं और जेएनयू भी आ सकते हैं। ठीक है भैया, थैंक यू भैया। ठीक है, तो आशीष आप आमंत्रित हैं, आप प्रश्न पूछिए। सबसे पहले तो सभी महानुभावों को सादर नमस्कार। मैं आशीष कुमार, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। जी आशीष। मेरा प्रश्न राहुल दास सर से और ये रूबी मैडम से है कि मतलब मैं सर लास्ट ईयर में मेरा ग्रेजुएशन हो गया, तो मतलब लास्ट ईयर तो मेरा मतलब मैंने नहीं दिया था सीयूईटी वाला, तो इस साल मैं दे रहा हूँ। मतलब मेरा बैकग्राउंड भी हिंदी में है और मतलब ऑप्शनल वगैरह भी मैंने पढ़ लिया है, तो मतलब बिना तैयारी मतलब वैसे प्रीवियस ईयर सीयूईटी वाला दिया, तो मतलब उसमें 65 नंबर मेरे, मतलब 65 क्वेश्चन सही हुए मतलब मेरे। तो अभी भी मैं पढ़ रहा हूँ, तो मुझको ये बताएं कि मतलब इतना इन डेप्थ नहीं पूछ रहा है उसमें। तो ये बताएं मैडम कि जो है ये गद्य और इसमें रीत काल में और आधुनिक काल में इसमें उपन्यास और ये कहानी नाटक इन सब में, इन विधाओं में ज्यादा दिक्कत आ रही है। ये उपन्यास ये सब में दिक्कत रही है, तो क्वेश्चन लगाइए ज्यादा से ज्यादा, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन कहाँ से बन रहे हैं ज्यादा, किन किन उपन्यास ये सब कौन से कवि हैं या लेखक हैं, तो आपको उस पे ज्यादा फोकस कीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। और भूल जा रहे हैं तो उसको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा ताकि दिमाग में आए, थोड़ा याद हो। बाकी राहुल बताएंगे। राहुल बताइए कुछ। हेलो। ये हाँ, तो आप प्रश्न यही था ना कि आप तो पहले साहित्य के विद्यार्थी रहे ही हैं, तो और इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पढ़े हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि ज्यादा आपको कोई दिक्कत आती हो, क्योंकि इस इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भी अच्छी पढ़ाई होती ही है, आपका एकेडमिक रहा ही है। तो आपने, मुझे लगता है कि रामचंद्र शुक्ल वगैरह ये तो पढ़ ही किए होंगे, रामचंद्र चतुर्वेदी आप पढ़े हैं ये सब? जी सर। जी सर। अच्छा, शुक्ल को पढ़ा, आप पढ़े विश्वनाथ ये सब चीज? त्रिपाठी को पढ़ा सर, दृष्टि के नोट्स वगैरह भी पढ़ा हूँ, लेकिन सर फैक्ट्स क्लियर इसमें स्पेशली आशीष, मुझे लगता है कि आप राहुल कंक्लूड करके आगे बढ़ते हैं, ज्यादा समय है क्योंकि एक लंबी लाइन है हमारे पास, तेजी से बढ़ना भी है ताकि सब तक पहुंच पाए। आशीष, जितना आपकी तैयारी हो चुकी है, राहुल आपकी आवाज नहीं क्लियर आ रही है, आप या तो लीड थोड़ा सा निकाल लीजिए, इसे शोर भी आ रहा है, समस्या है। आप यदि बिना लीड के संभव हो तो उससे देख लीजिए। आशीष, कुल मिला के ये है कि आपको ऐसे स्टेज पे है कि आपको ज्यादा से ज्यादा प्रश्न सॉल्व करने चाहिए और बार बार रिवीजन करना चाहिए। अगर आप इतना करते रहेंगे तो मुझे लगता है आप जेएनयू आपसे दूर नहीं। ठीक, क्योंकि आप बहुत पढ़ चुके हैं और दृष्टि जैसे आपका हिंदी ऑप्शनल भी रहा है, तो आप बहुत सर पढ़ केवल चुके हैं, तो आपके टेस्ट सीरीज।
जी जैसा कि ये एग्जाम टेस्ट ऑब्जेक्टिव सीरीज है तो तो आप कर ही रहे होंगे। सर तो आप फैक्ट्स पे थोड़ा ज्यादा टेस्ट ध्यान सीरीज के अलावे आप यू जी वो तो सारे सोर्स आपको बताए जाते हैं कि प्रीवियस ईयर आप कहाँ से कर सकते हैं, जैसे कि यूथ कंपटीशन का नेट यार वाला हो गया। मेरी आवाज आ रही है शुभम? जी हेमंत भैया। देखिए, ये सभी वक्ता यही बता रहे हैं कुल मिलाकर कि आपको पुराने पेपर देखने हैं, जिससे आपको अनुमान हो जाएगा कि प्रश्न कहाँ से पूछे जा रहे हैं। आपका आधुनिक काल हो या रीतिकाल हो, आदिकाल हो, भक्ति काल हो, आप पुराने पेपर जितने देखेंगे और वहां से आपको ये देखना है कि प्रश्न किस किस कवि से, किस लेखक से और किस कालखंड से ज्यादा पूछे जा रहे हैं। जैसे आप नाटक में पाएंगे कि जयशंकर प्रसाद, मोहन राकेश से लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र को भी आप इसमें ले सकते हैं। तो इन पर आपको 3 लेखक जो अभी मैंने बताया है, तो इस पर आपको ज्यादा ध्यान देना है। मतलब इनका कोई भी नाटक आपको नहीं छोड़ना है। नाटक के साथ अगर नाटक का कोई पात्र है, नाटक किस विषय पर आधारित है, ये भी आपको देखना है, क्योंकि जिस पर लगातार जिस लेखक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसको आपको डिटेल्स में पढ़ना है। बाकी को आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं, जैसे एक तथ्यात्मक जानकारी के हिसाब से कि इनके नाटक कौन कौन से है। ऐसे ही आपको रीतिकाल में भी करना है। रीतिकाल में आप पाएंगे कि घनानंद, बिहारी, केशव, भूषण, इनसे लगातार प्रश्न बनते हैं। तो आपको यहाँ पर डिटेल्स में इनको पढ़ना है कि रामचंद्र शुक्ल ने भूषण के बारे में क्या कहा, घनानंद के बारे में क्या कहा, बिहारी के बारे में कहा। और इसके अलावा आप देखेंगे जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामस्वरूप चतुर्वेदी के कथन भी आप, इन जो महत्वपूर्ण मैं बता रहा हूँ इस पर लगातार प्रश्न बनते हैं, इनके आप कथन देख सकते हैं। बाकियों के विषय में जैसे रामचंद्र शुक्ल ने बहुत से कवियों की चर्चा की है रीतिकाल में, तो बाकियों को आप केवल एक बार पढ़ सकते हैं, क्योंकि वहां से लगातार प्रश्न नहीं बन रहे। आप एक बार पढ़ लेंगे तो कई बाई चांस कोई प्रश्न आ गया तो आप सोल्व कर पाएंगे। इसलिए मेरे कहने का मतलब ये है कि जिस आप पुराने पेपर उठाएंगे, नेट जेआरएफ के, जेएनयू के, डीयू के, बीएचयू के सभी पेपर उठाएंगे और सब में आप एक कॉमन चीज पाएंगे कि इस कवि से, इस लेखक से लगातार प्रश्न बन रहे हैं। तो आप उस कवि को नोट कर सकते हैं और उस कवि के बारे में या उस लेखक के बारे में आपको पूरी डिटेल्स में पढ़ना है। डिटेल्स में पढ़ने का मतलब है आपको उसके संबंध में अगर रामचंद्र शुक्ल ने कोई बात कही है तो वो भी आपको नोट करके चलना है। इस तरह से आप पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि एग्जाम में आपको ज्यादा फायदा होगा। बाकी के संदर्भ में तो आप गोविंद पांडे दृष्टि से या शुक्ल की पुस्तक से आप देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर यही कहना है कि आप परेशान नहीं होना है, आपको केवल पुराने पेपर देखने हैं। और साथ में एक चीज और जोड़ना चाहूंगा कि नेट जेआरएफ का आप सिलेबस भी देख ले। नेट जेआरएफ के सिलेबस में जो कवि और लेखक लगे वो अपना अपना महत्वपूर्ण है, तो उनके बारे में भी आप पूरी डिटेल्स में पढ़ लेंगे तो पर्याप्त होगा सीयूईटी के हिसाब से। ठीक है, मुझे लगता है आप का प्रत्युत्तर या जो आपकी जिज्ञासा थी उससे आप संतुष्ट हुए होंगे। और अगले जो प्रश्नकर्ता हैं वो हैं सुमन। आप प्रश्न पूछिए। और हेलो। आदर्श पांडे आप तैयार हैं? जी हाँ भैया, मेरा एक क्वेश्चन है राहुल भैया से। जी हाँ सर, वो हिंदी साहित्य का तो इतना दिक्कत नहीं होती सर, हिंदी भाषा की बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो सर उसको कहाँ तक पढ़े, मतलब कौन कौन सी भाषा इम्पोर्टेंट है, कौन कौन सी वो खड़ी बोली वगैरह, उसमें दिक्कत होती है सर थोड़ी। देखिए, दृष्टि का जब आप पुस्तक देखेंगे तो उसमें स्टार्ट ही पहले भाषा से ही हुआ है। भाषा के बारे में सब कुछ दे रखा है उन्हें, कि पश्चिमी भाषाएं, पूर्वी भाषाएं, ये सब विभाजन दिया गया है अच्छे से। तो आप उसमें कोई बड़ा इशू, मतलब मुझे नहीं लगता है कोई ज्यादा दिक्कत होनी चाहिए, क्योंकि वर्गीकरण बहुत अच्छे से दे रखा है उसमें। बहुत अच्छे से चार्ट बना के भी समझा रखा है कि पश्चिमी भाषा में कौन सी आती है, कौन से अपभ्रंश में, कौन कौन अपभ्रंश में बांटा गया है, और कौन से अपभ्रंश के तहत में कौन कौन सी भाषाएं हैं, और उसका विशेषता क्या है। आप देखेंगे कि जैसे कि ब्रज बोली है, बिहारी भाषा, मगध युग है, भोजपुरी है, यहाँ राजस्थानी है, सबका अलग अलग विशेषता भी दे रखा है कि ये भाषा की विशेषता ये है, ये भाषा की विशेषता ये है। तो आप उसमें देख सकते हैं, ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से इसमें भाषा में। आप ज्यादा भाषा पे एक स्पेशल अलग से पुस्तक पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। मुझे नहीं लगता स्पेशल अलग से पुस्तक पढ़नी है, बाद में पढ़ लीजिएगा। लेकिन अभी जो दृष्टि में दे रखा है स्टार्ट में, तो उसमें काफी है और बहुत अच्छी दे रखा है। तो थोड़ा सा आप हल्के से, मतलब आराम से पढ़िए, मतलब जल्दी जल्दी में सपराना नहीं है। मतलब मेरा कहने का मतलब उसको खत्म नहीं करना है, यानी समझते हुए देखना है। तो बहुत अच्छे से चार्ट में दे रखा है, आप समझ सकती हैं जी। सर और एक क्वेश्चन मेरा हेमंत भैया से है सर। जी सर पूछिए। हाँ सर, वो पिछली बार जब चर्चा हुई थी ना, तो संजना देवड़ा मैम ने एक प्रयोजन मूलक हिंदी के लिए हैदराबाद की वो यूनिवर्सिटी के कुछ लिंक बताया था।
जी हाँ सर, तो वो मुझे मिल नहीं रहा, अगर आप ग्रुप में सेंड कर दो तो अच्छा होगा सर। तो लिंक नहीं है, हैदराबाद यूनिवर्सिटी के पेपर है। हैदराबाद यूनिवर्सिटी के पेपर में प्रयोजनमूलक हिंदी से लगातार प्रश्न पहले से पूछा जाता है। तो आपको नेट पर सर्च करना है हैदराबाद यूनिवर्सिटी हिंदी हिंदी के पेपर, तो आप एंट्रेंस एग्जाम के उन पेपर को आप डाउनलोड कीजिए। ये सभी को करना है। वहां से आप प्रयोजनमूलक हिंदी से किस तरह के प्रश्न बन रहे हैं इसको आप देख सकते हैं, ताकि आपको यहाँ पर सिक्योरिटी एग्जाम में जैसे प्रयोजनमूलक हिंदी से प्रश्न मिलेंगे तो आपको सहायता उससे हो जाएगी कि किस तरीके से प्रश्न बन रहे हैं। तो केवल आप नेट पर जाएंगे आसानी से मिल जाएगा, नहीं तो मैं लिंक भेज दूं आपको उसका भी। ठीक है, बाकी आप एक दंगल झालटे की पुस्तक है प्रयोजनमूलक हिंदी से लगातार आप पढ़ते रहिए। थैंक यू सर। सुमन आदर्श पांडे जी, आप तैयार प्रश्न पूछिए। और आदर्श आपके बाद अजय कुमार और उसके बाद रक्षिता कश्यप, पूछिए जी। जी प्रश्न मुझे आवाज आपकी आ रही है। सर जैसे अपन पढ़ रहे हैं, जैसे रघुनाथ और बहुत सारे रघुनाथ हो गए सर, और बहुत सारे कवि सोमनाथ ऐसे कवि आ रहे थे, उनको स्पीक हेलो, आपकी आवाज क्लियर आ नहीं रही है, आप मैसेज कर दें अपना प्रश्न, हम वहां से ले लेंगे। अजय आप प्रश्न पूछिए, उसके बाद रक्षिता आप। आवाज आ रही सर? जी आ रही। हेलो जी जी अजय पूछिए। सर, ये कि कथन और तर्क को कैसे करें, इसको थोड़ा सा डिटेल से राहुल भैया बता दीजिए कि कथन और तर्क ताकि ऐसे करे ताकि नहीं छूटे क्वेश्चन उससे। जी आपने सही सवाल पूछा, क्योंकि अंत में डिसाइडर फैक्टर यही होता है। जो 10 क्वेश्चन आते हैं ना हमेशा, तो जो हाँ जी, ये तथ्य यही यही जेनू में लेके आता है आपको। और बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। तो मैं ये कहता हूँ ना कि कथन और तर्क के जो सवाल हैं, तो कथन और तर्क भी एक बनाने के एक अभ्यास होता है, उससे भी बनता है। और एक चीजें जो आप समझ जाएंगे, मतलब कि विशेषताएं समझ जाएंगे, और जो विद्वान गण हैं उनकी आप मतलब दृष्टि समझ जाएंगे। जैसे रामचंद्र शुक्ल कैसे सोचते हैं कि लेखक के बारे में, तुलसी के बारे में क्या कहते हैं, वो कबीर के बारे में क्या कहते हैं, वो किसी भक्ति काल के बारे में क्या कहते हैं। सर जी ये जी आलोचक बोलिए। से तो हो जाता है, ये जो आलोचक से हट के जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना सर, उसके बारे में जानना है। मैं वही कह रहा हूँ, जो आलोचक जो जिस मतलब कि इस बार बहुत सारी क्वेश्चन आई थी, मतलब जी अन्य अन्य कालों के बारे में जो विशेषताएं हैं उसी से तो प्रश्न रहते हैं कि या फिर तो ये आपको समझना पड़ेगा कि किसी खास काल में खास प्रवृत्तियां कैसी रही है, उसका विशेषताएं क्या रहा है, मतलब तो उससे अगर वो चीज आपको क्लियर हो गया तो आप वही सवाल बना सकते हैं। इस बार 8-10 क्वेश्चन आए थे, शायद आए थे, इस बार तो आए ही थे, जिसमें से आपको बहुत देखने को मिला होगा कि मतलब कि कैसे क्वेश्चन थे जो आपको किताबों में नहीं मिलेंगे। वो चीजें आपको किताब में नहीं मिलेगा कि कहीं देख लिए पढ़ लिए, वो चीजें आपको सोचने से ही आती है। और वो चीजें जब आएगी जब आपने रामचंद्र शुक्ल को ही पढ़ लिया है, आपने दृष्टि वगैरह भी पढ़ लिया है, और विचारधारा वाली एक चीज अंतिम में दे रखा है। अगर आप दृष्टि देखेंगे ना तो उसके पीछे देखेंगे तो दर्शन वर्शन भी थोड़ा सा दे रखा है, जैसे अम्बेडकर ये तो दर्शन दे रखा है, समाजवादी दर्शन, ये सब पीछे दे रखा है। वो चीज भी आप थोड़ा सा टाइम लगा के पढ़ लेना चाहिए मेरे ख्याल से। क्या है कि विचारधारा के क्वेश्चन उससे और तर्क कथन में बहुत मददगार होता है वो। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो मैं आपको बताया कि यूथ कंपटीशन वाले, उसमें तर्क और कथन के क्वेश्चन बहुत दे रखे हैं। तो वहां से भी जब आप बनाएंगे तो आपको एक अभ्यास होगा कि कैसे मतलब उसका आंसर होता है, मतलब कैसे किया जाता है, आंसरिंग कैसे की जाती है। तो वो चीजें आपको अभ्यास में आ जाएंगी, तो डरने की बात नहीं है। ठीक है सर। शुभम भैया से एक अनुरोध करना चाहूंगा कि ये सर कि आप डेली स्कोर लिस्ट सर भेज दिया कीजिए सर, ग्रुप में जो आ स्कोर जाएगा ग्रुप डेली। में। जी जी मैं ये बोल रहा हूँ कथन और उसको तर्क के बारे में चारों वक्ताओं से अगर बात हुई है कि कथन और तर्क, जैसे राहुल ने अभी बताया है कि जो फैक्टर है इसका, मतलब जेएनयू में अगर सिलेक्शन दिलाएगा तो वो कथन और तर्क ही कहीं ना कहीं दिलाएंगे। तो चारों वक्ताओं ने इस बार पेपर में उसको कैसे किया था और उसके पहले कैसे तैयारी की थी। तो मैं चाह रहा हूँ कि शालिनी, गौतम और रूबी कुमारी और ओमनाथ जी तीनों अपने अपने विचार इस पर बता दें कि आपने किस तरह से कथन और तर्क को देखा था और किस तरह से उसको तैयार किया था।
कथन और कारण वाले प्रश्न में बताना चाहूंगा भैया। जैसे आदिकाल से आया था एक प्रश्न, हमें जैसा कि राहुल ने बताया, जिस काल की हम प्रवृत्तियों को समझ जाएंगे तो कथन कारण वाली क्वेश्चन आसान हो जाती है अपने आप। और प्रगतिवाद से भी आया था, प्रयोगवाद से। तो आप उन प्रगतिवाद क्या है उसको समझना होगा, प्रयोगवाद क्या है उसकी विशेषता प्रवृत्ति समझ जाते हैं तो हो जाएगा। खड़ी बोली से आया था, खड़ी बोली के बारे में जैसा कि वो तो हमने चैलेंज भी किया था, 3 क्वेश्चन है, शुक्ल जी और एक भारतेंदु काल से भी आया था, लेकिन वो आंटी ने गलती माने। इसके अलावा शुक्ल जी से आए थे 2 प्रश्न आदिकाल से, और एक जनता की चित्तवृत्ति है, ऐसा 2 कोटेशन दिए हुए थे, सही है गलत है। तो मेरे ख्याल से उसकी प्रवृत्ति को समझिए। और दृष्टि में जैसे कि आदिकाल को पढ़ो तो नाथ साहित्य प्रवृत्ति है, संत साहित्य क्या इनकी डिफरेंट कहाँ कहाँ हो रही है इनकी प्रवृत्तियाँ, तो इनको समझिए। और भक्ति काल में इनकी प्रवृत्तियाँ, और आधुनिक काल रीतिकाल से कैसे अलग होता है, क्यों आधुनिक काल क्यों नाम दिया गया, क्या आधुनिक काल कैसी कौन सी उस समय क्या प्रवृत्ति चेंज हो गई थी उस टाइम के साहित्य में, जब उसको उस कालखंड को आधुनिक काल नाम दिया गया। तो यही है उसकी विशेषताओं को पढ़िए, और विशेषताएं प्रवृत्ति में समझने से कथन कारण वाले कारण ये प्रश्न आसान होते हैं। जी शालिनी आप बताइए। मैंने उसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए थे, उससे थोड़ी हेल्प मिली थी। नेट जेआरएफ क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए थे, उससे हेल्प मिली थी। और इसके लिए कथन और तर्क के लिए आपको टेक्स्ट पढ़ना अनिवार्य है। तो जितने मैंने टेक्स्ट पढ़े थे और जिन जिन काल की प्रवृत्तियां, उनकी विशेषताएं, उन्होंने मदद की थी मेरी। तो मैंने उसको अटेम्प्ट किया था, हेल्प की थी। रूबी जी आप बताइए। जी भैया, तर्क और कथन के लिए मैंने नेट जेआरएफ की जो प्रीवियस क्वेश्चन थे उनको देखे थे, और हर काल की एक अलग अलग प्रवृत्तियां होती हैं। तो क्या मतलब जब जैसे रीति काल की हो गई, आधुनिक काल की हो गई, तो सबकी अलग अलग होती है। तो मैंने जो शुक्ल जी की बुक पढ़ा था उससे मुझे समझने में मदद मिली थी। और जैसे कि विशेषताएं हो गई, उनका क्या दृष्टिकोण था, और प्रवृत्तियां, यही सब इन्हीं को मैंने पढ़ा था, इनसे मेरा हो गया था। तो इन्हीं पे प्रवृत्ति विशेषताएं, इन पे फोकस करना चाहिए। ठीक है हेमंत भैया, आगे बढ़े। रचिता आप ठीक है ये। और उसके बाद रिसु सर मुलायम मेरा जी। मेरा क्वेश्चन रूबी मैम से है और राहुल भैया से है। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि मैं रामचंद्र शुक्ल की जो बुक है वो मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ, बहुत टफ पढ़ रही है। तो जो दृष्टि में रामचंद्र शुक्ल जी के कथन वगैरह दिए गए हैं, अगर मैं उससे कंप्लीट करूँ तो कवर हो जाएंगे? देखिए दृष्टि में तो पीछे रामचंद्र शुक्ल के इतिहास का समराइज भी करके दे रखा है। आपने अगर देखा होगा तो आपको पता चल गया होगा कि भक्ति काल या फिर जितने भी काल है सबको समराइज करके थोड़ा सा शॉर्ट में रामचंद्र शुक्ल के इतिहास को दे दिया है। तो जब आप विस्तृत वाला किताब नहीं समझ पा रहे हैं तो इसको समझना तो और भी मुश्किल हो जाएगा मेरे ख्याल से। तो आपके पास अगर उतना समय नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है एग्जाम में कितना 70-80 दिन होगा शायद, मेरे ख्याल से तो 70-80 दिन ही होगा। तो आप मतलब लेकिन एक बार रामचंद्र शुक्ल मेरे हिसाब से तो पढ़ ही जाइए। समझ में नहीं आ रहा है थोड़ा धीमे पढ़िए, मतलब 2 घंटे के बजाय 4 घंटा दीजिए, क्योंकि पास आपके ज्यादा टाइम ही हो, मतलब 2-3 घंटा ही दीजिए, लेकिन दीजिए। क्योंकि आप उसको नहीं पढ़ेंगे तो कथन और तर्क के जो सवाल है ना उसमें आप फंस सकती हैं। सिर्फ आपको मतलब वो याद नहीं करना है कि इसमें जो कथन दे दिया है, उनके डायरेक्ट रामचंद्र शुक्ल के कथन से ही सवाल नहीं आते, उनके जो एक पैटर्न बना हुआ है, एक जो विचारधारा बनी हुई है, वो चीज आप नहीं कर पाएंगे जब तक आप विस्तृत नहीं पढ़ पाएंगे। तो अगर आपके पास समय हो तो करिए, और नहीं समय है तो आप फिर इस पे रिलाई कर सकते हैं, मतलब दृष्टि पर रिलाई कर सकते हैं, इससे आगे बढ़ सकते हैं। टाइम नहीं है। शुक्ल जी को पढ़ लेंगे तो आप जैसे ये नहीं है कि आपकी दृष्टि में छूट गई, आपके दिमाग में आ जाएगी, पढ़ा ठीक है, पता चल जाएगा। अगर जैसे रीति काल हो गया, तो अगर ये ज्यादा मोटी है, ज्यादा है, तो उसे छोड़ दीजिए। लेकिन आदि काल हो गया, जैसे भक्ति काल, तो थोड़ा थोड़ा देख लेना चाहिए आपको।
वैसे देख सकती है मेरा एक क्वेश्चन और उपन्यास है और नाटक है, ये चीजें हैं, अगर मैं इसको एक बुक से कवर करना चाहूँ तो क्या मैं एक ही बुक से कवर कर लूँ इन सब चीजों को? अगर जैसे ये दृष्टि या फिर गोविंद पांडे तो ज्यादा अंतर नहीं है, मतलब थोड़ा है, लेकिन आप एक ही बुक को, जब टाइम कम बचा हुआ है तो दो बुक को पढ़ने से ज्यादा कंफ्यूजन बढ़ेगा। एक ही बुक को ज्यादा बार पढ़िए, रिवाइज कीजिए, मैं तो ये कहूंगी। बाकी राहुल बताइए आप। मैं आपके बातों से सहमत हूँ बिल्कुल कि कंफ्यूजन बढ़ाने की क्या ही आवश्यकता है जब टाइम कम हो। एक ही से आप पढ़िए और एक ही से इतने बार पढ़िए और इतने अच्छे से पढ़िए कि मतलब कि वो चीज़ें आपके दिमाग में सेट हो जाए और आप एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म कर सके उस चीज़ों को। क्योंकि देखिए अभी मतलब कि जिस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, जिस तरह का पैटर्न बना हुआ है, तो बहुत मुश्किल नहीं है मतलब एग्जाम निकालना। मतलब बस आपके परफॉर्मेंस पे है कि आप एग्जाम हॉल में कैसे परफॉर्मेंस जाके कर रही हैं। तो मेरे ख्याल से कि अभी एक ही चीज जो किताब है, पर्टिकुलर कोई भी किताब हो, उस पे आप डिपेंडेंसी मतलब रख सकती हैं और उससे जितना बार हो सके उसको रिवाइज करें, जितना बार हो सके गुजरने दे क्वेश्चंस को, रिवीजन को, और आप परफॉर्म करेंगे अच्छा। जी। ठीक है, रचिता आप माइक अपना बंद कर लीजिए, आवाज बहुत आ रही है। ठीक है रचिता, आपका प्रत्युत्तर मिल गया होगा। अब आपका दृश्य आप प्रश्न पूछिए, उसके बाद मुलायम, और वक्ताओं से भी अनुरोध होगा थोड़ा सा संक्षेप में उत्तर दें जितने से काम चल जाए, क्योंकि अब समय भी हो रहा है और प्रयास हमारा ये भी है कि सबका प्रश्न ले लिया जाए। जी पूछिए प्रश्न। मेरा भैया आप बाहर हैं? ऋषु आप मैसेज कर, कहीं आप शायद ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। तो आप मैसेज कर दीजिए, आपकी आवाज क्लियर आ नहीं, क्योंकि ट्रेन की आवाज ज्यादा, आपकी आवाज कम आ रही है। मैसेज कर दीजिए, हम तुरंत ले लेंगे आपको उत्तर, ठीक है। हाँ आप मुलायम, तब तक आप प्रश्न पूछिए, हम ऋषि का प्रश्न ले लेंगे मैसेज बॉक्स में। हेमंत भैया थोड़ा देख लीजिएगा आप कमेंट, या कोई वक्ता देख लेंगे। हेलो हाँ जी सर, मेरा राहुल भैया से प्रश्न था। हाँ मतलब जैसे हेमंत सर का टेस्ट देते हैं तो उसमें ऐसा रहता है कि मतलब नेट जीआरएफ वगैरह में जो लगे हैं सिलेबस में, उपन्यास, नाटक या फिर हाँ ये दोनों रहते हैं। यहाँ से जो पात्र वगैरह आते हैं, फिर कथन, ये सब महत्वपूर्ण है क्या एग्जाम के लिए, सीयूटी के लिए सर? बिल्कुल महत्वपूर्ण है। जो हेमंत भैया प्रश्न नहीं बनाते हैं उस तरीके से कि मतलब कि उनके प्रश्नों को आप नजरअंदाज नहीं। हाँ बोलिए। वो सर सारा मेरा गलत हो जाता है, और सब तो सही नहीं रहता है, लेकिन वो सारा का सारा मेरा गलत हो जाता है, क्योंकि मैंने अभी तक मतलब ऐसे किए नहीं है प्रश्न सर, इसलिए मैं उस पर ध्यान नहीं दे रहा हूँ, लेकिन अब लग रहा है ध्यान देना पड़ेगा। अच्छा, तर्क और कथन के सवाल आपके गलत हो रहे हैं ना? तर्क कथन नहीं सर, वो तर्क कथन मतलब तो सही हो जाता है सर। ये है ना सर, ये जैसे पात्र है, फिर ये उपन्यास जो मतलब बाहर से, जैसे नेट यहाँ से सिलेबस में जो लगे हुए नेट जीआरएफ में, वो सारा का सारा सर गलत हो रहा है। तो वो तो तभी न आप बना पाएंगे जब आप उसको पढ़ेंगे, जब आप उसको याद करेंगे। आप दृष्टि से या गोविंद पांडे से जब पढ़ेंगे, जितना फैक्ट दे रखा है उपन्यास में, कौन कौन से उपन्यास किन रचनाकार के हैं, उसके मुख्य पात्र क्या क्या हैं, उनके कथन, मुख्य पात्र के द्वारा क्या कथन कहा गया है, वो चीजें जब आप जितनी बार पढ़ेंगे और जितनी बार एक अंदाजा लगा लेंगे, याद नहीं भी होगा लेकिन आपको पता चल जाता है कि अच्छा ये इसका कथन है, ये इसका कथन। तो आप ऐसे करके एग्जाम में टिक आउट कर सकते हैं, अच्छा मतलब उत्तर को चयन चयन कर सकते हैं। तो इसीलिए वो आपको ज्यादा मतलब परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, बाकी कुछ नए प्रश्न भी दिए और जाते सर हैं एक कि बात और, मतलब ये प्रश्न और था मेरा जी हाँ सर मुलायम बोलिए जल्दी। सर। एक प्रश्न और था मेरा कि जो ये उपन्यास वगैरह है, तो मतलब कौन कौन से, जैसे नेट में भी है ना सर, उसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण उपन्यासकार या नाटककार है जिनको मतलब जिनकी रचनाओं को देखना है मुझे, या उनके देखिए पात्रों हर को एक याद करना, क्योंकि सर सिलेबस लगे हुए हैं। जी देखिए बहुत सारे उपन्यास दिए गए, आपको सब पे ध्यान उतना नहीं देना। जैसे हेमंत भैया ने स्टार्ट में ही बताया कि मतलब कि जैसे कि आप देखेंगे तो उपन्यास में भी कई धाराएं हैं ना। जैसे कि आप देखेंगे कि मतलब कि प्रगतिशील उपन्यास अलग है, प्रयोगवाद का उपन्यास अलग है। तो उसमें मेन मेन जो लेखक है, जैसे प्रगतिशील में आप आएंगे तो प्रेमचंद है, तो प्रेमचंद की इंपॉर्टेंट जो उपन्यास है
जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप देखो, आपको देखना है, सारी रचनाकार को नहीं देखना है। जैसे कि आप प्रयोगवाद में आएंगे तो आप देखेंगे कि कौन कौन से रचनाकार जो हैं उनमें मुख्य रचनाकार है, अन्य अन्य कालों के सब जो 4-5 ही होते हैं बेसिकली, जो इंपॉर्टेंट ज्यादा होते हैं, और उनकी रचनाएं 2-3 ही इंपॉर्टेंट होती है, तो उस पर ज्यादा फोकस करना है। बाकी चीजों को भी देखना है, लेकिन मेन फोकस जो करना है मेरे हिसाब से उन पे ज्यादा फोकस करना, जो मेन रचनाएं हैं। माफ करिएगा भैया, ठीक है सर, मेरा धन्यवाद। चैट ऑन कर दीजिए। शुभम भैया चैट ऑन कर दीजिए। चैट बंद है क्या? जी भैया। ओके ओके, मैं सेटिंग चेंज कर देता हूँ। ठीक है, मैं करता हूँ। और मुलायम, आपका प्रश्न हो गया। सर जी सर उस दिन मतलब संजना मैम ने बताया था प्रयोजन मूलक, तो वो सर मुझे मिल नहीं रही है वेबसाइट पर। सर आप एक बार ग्रुप में डाल लीजिए ना उसका लिंक, किया वो जो प्रश्न है वो ठीक है, लिंक डाल दिया जाएगा। हैदराबाद वो यूनिवर्सिटी का। हाँ, हैदराबाद के प्रश्न पत्र के लिए उन्होंने कहा था। यमोडी सिंह, आप आमंत्रित हैं प्रश्न पूछने के लिए। अति शीघ्र आप प्रश्न पूछिए। उसके बाद सनी और राहुल, आप भी आमंत्रित हैं, पूछिए। और आवाज आ रही है? 3 लोगों को मैंने नाम लिया है, कोई भी प्रश्न पूछिए। राहुल, यमोडी, सनी। आवाज आ जी रही है? सनी, जी पूछिए। जी सर मैं ये कह रहा था, वैसे मैं प्रश्न नहीं पूछता, किंतु अभी जो बात उठी थी कि जो कथन वाले क्वेश्चन होते हैं उनसे सिलेक्शन निर्धारित होता है, तो पिछली ईयर एक पहला ही क्वेश्चन जो कथन वाला आया था, और फिर मैंने जब बहुत मतलब थोड़ा बहुत पढ़ा है, बहुत तो नहीं हुआ पर पढ़ा है, और फिर मैंने उसको लगाने बैठा तो मैंने उसको गलत कर दिया, और फिर मैं अपने आप को समझा ही नहीं पाया कि उसका उत्तर जो आंसर शीट में दिया है वो सही भी है या नहीं है। अगर मैं एक बार वो बोल दूं, अगर आप थोड़ा मुझे क्लियर कर दें कैसे सोचा जाए, कैसे पहली बार पढ़ के कैसे सोचा जाए, अगर मैं क्वेश्चन बोलूं प्लीज। मैं बोल दूंगा, अभिकथन ये दिया था कि रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास के आदिकाल को वीरगाथा काल की संज्ञा दी है। फिर मैंने सोचा कि ये तो बिल्कुल सत्य है। और फिर अभिकथन आर दिया था कि रामचंद्र शुक्ल के अवचेतन में वीरता के प्रति आकर्षण था, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल में इसके लिए अवसर ना था, इसलिए यह नाम आदिकाल को ही दिया जा सकता था। तो मुझे लगा कि अवचेतन में इसके प्रति आकर्षण था, तो यहाँ मुझे लगा कि आचार्य शुक्ल के अवचेतन में, तो मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट रहा हूँ, मैंने सोचा कि अगर हिस्ट्री राइटिंग हम करते हैं तो मेरे अवचेतन में क्या चल रहा है उसका प्रभाव मेरी राइटिंग पे नहीं पड़ना चाहिए, मुझे सोर्स देखने हैं, उसके बाद निर्णय लेना है कि हमें क्या लिखना है। तो मुझे लगा शुक्ल जी के अवचेतन का प्रभाव शायद ना पड़ा हो उसके नाम में, तो मुझे लगा सेकंड कथन तो गलत ही होगा, क्योंकि शुक्ल जी कुछ लिखेंगे तो पहले उन्होंने मतलब कि स्रोत देखे होंगे कि वीरगाथा की ज्यादा रचना मिली है, इस कारण उन्होंने नाम रखा होगा, ना कि अवचेतन में चल रहा है इसलिए। तो मैं बस ये सोच रहा था, परंतु जब मैंने देखा इसका उत्तर निकला कि दोनों सही हैं, फिर मैं, अगर आप थोड़ा क्लियर कर सकें कि आपने कैसे उत्तर लगाया, तो मैं बस यही कह रहा था। भैया आप। जी हाँ हेलो। राहुल, बोलिए। जी राहुल। जैसे आपने कहा कि ये जो आपका पहला सवाल था, उसमें पहला कथन तो वही तो सर्वदा सत्य ही है कि रामचंद्र ने वीरगाथा का नाम रखा ही था। दूसरा, जैसे कि क्या उनके मन में, अवचेतन मन में ये चीजें वीरता के प्रति ये चीजें चल रही थी, या मतलब कि, तो उसका, आपने हिस्ट्री का बात का डिटेल्स में जाऊंगा तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, ऐसे ही बात कर लेते हैं थोड़ा नॉर्मली, कि मतलब उसका प्रभाव पड़ता है कि नहीं। मेरा मानना है कि प्रभाव पड़ता भी है, मतलब इसे इनकार नहीं किया जा सकता है कि जो चीजें आपके सबकॉन्शियस में है, अगर आप लिखने बैठते हैं तो उसका प्रभाव, अपने आप को आप उससे अलग नहीं रख सकते हैं। मतलब आप जब लिखेंगे ना तो वो चीजें आपको पता भी नहीं चलेगी, और वो चीजें आपके आ ही जाती है, मतलब क्योंकि आप अपने परिस्थितियों से, अपने विचारों से, अपने जो भी चीजें रहती है उस चीजों से ही बने हैं। आप अपने आप में आप नहीं है, आपके जो चीजें निर्धारित की गई आपके आसपास उस चीज से आप बने हैं। तो आप जब भी कभी लिखना या फिर कुछ भी करेंगे, बोलते भी हैं आप, तो आप मतलब कि किसी न किसी चीज से आपका प्रभाव पड़ता है, आप अपने आप को अलग नहीं रख सकते, सेपरेशन तो नहीं कर सकते। तो ये जो आपने कहा कि क्या, तो इसमें मतलब मैंने जो कथन लगाया था ये कि उनको, मुझे लगा था ऐसा, मैंने ये सब सोचा था कि शायद हो सकता है कि मतलब कि ऐसा प्रभाव पड़ा हो, क्योंकि मैं जब ये पढ़ रहा था रीतिकाल में, तो रीतिकाल में जब मैं देखा कि इन्होंने भूषण का काफी प्रेज किया हुआ है, भूषण जो वीरता के कवि हैं, तो आप देखेंगे तो उसमें लगा कि एक यही कवि है जो इस रीतिकाल में, जहाँ
खूब मजे की बात चल रही है, खूब श्रृंगारिता वगैरह चल रही है, लेकिन वो कभी का इसलिए प्रेज करते हैं वहां पर रामचंद्र शुक्ल, क्योंकि वो एकमात्र तो नहीं, मतलब ऐसे प्रमुख कवियों में से एक है जो वीरता को मतलब कि एक ऐसा नायक लेके आते हैं जिन्होंने शिवाजी महाराज को। हेलो जी हेलो, हाँ बोलिए। हेलो जी बोलिए। भैया आवाज आ रही है? मैं ये पूछ रहा था कि मेरा क्या है कि ग्रेजुएशन बहुत पहले हो गया था, फिर किसी कारण से बीमार पड़ गए और मतलब मैं 3 साल से ड्रॉप आउट हूँ, तो हॉस्टल में एडमिशन कहाँ तक मिल जाता है? एक मिनट उत्तर ठीक दे है। दीजिए, उसके बाद अभी हम आपसे बात करते हैं। जी आप राहुल कंटिन्यू कीजिए। राहुल आपका माइक। हाँ सन्नी जी, मैं ये कह रहा था ना कि वो चीजें वो प्रभाव पड़ती हैं, तो मैंने ये देखा कि उन्होंने ऐसी चीजें मतलब कि बिल्कुल सर। तो सर मैं इसमें एक थोड़ा कुछ ऐड करना चाहूंगा, अगर ऐसा हो सकता है। मुझे लगा कि अगर ये कथन सही दिया है सेकंड वाला, हो सकता है कि आचार्य शुक्ल की किसी ने आलोचना करते हुए ये कथन बोला हो। क्या यह सत्य हो सकता है? आपको लगता है कि आलोचना करते हुए कि उनने वीर गाथा काल नाम क्यों दिया? तो क्योंकि उनके मन में था कि वो वीर गाथा काल ही रखेंगे, तो उनने कुछ स्रोत उठाई और फिर वीर गाथा काल। क्योंकि हम किसी इतिहासकार की जब आलोचना करते हैं तभी ऐसा कुछ बोलते हैं, क्योंकि अवचेतन में था, इसलिए हो सकता है किसी ने बोला हो। हाँ हो सकता है कि हो सकता है, ये तो अंदाजा ही लगाया जाता है ना। कोई भी रचनाकार जब मतलब आलोचक जब बैठता है लिखने, तो उनके चीजों को पढ़ता है, जो चीजें उन्होंने लिखी है तो उसको ऑब्जर्व करता है, और उसको ऑब्जर्व करके एक अपनी धारणा बनाता है कि अच्छा ऐसा हो सकता है, क्योंकि इन्होंने ये चीज किया है तो ऐसा हो सकता है। एक निष्कर्ष पे पहुंचता है और एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता है। तो हम ये सर्वदा ये सत्य नहीं भी हो सकता है, आपने जो कहा वो सत्य है, तो ये चीजें हो भी सकता है कि ऐसा रहा हो और नहीं भी हो सकता है, इसको हम एक तरह से खारिज नहीं कर सकते। और आपको एनटीए का पता ही है कि एनटीए ने जो आंसर माना सो माना। आप 2-3 क्वेश्चन तो आए ही थे गलत, आपको पता ही होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा हो तो उसका सही आंसर भी नहीं आया। तो एक नहीं कह सकते कुछ भी इसमें। आपने सही बोला कि वो चीजें डिपेंड करती है कि आलोचक कैसे समझ रहा है उन चीजों को। ओके सर, बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद सर। ठीक है, अब मुलायम शायद प्रश्न पूछ रहे थे। जी पूछिए अब आप। हाँ सर, मेरा प्रश्न ये था कि ड्रॉप आउट को मतलब कितने सालों के ड्रॉप आउट को जेएनयू में हॉस्टल में एडमिशन मिल जाता है? क्योंकि कॉलेज में एडमिशन लेने के पीछे यही होता है, दूर वाले जो रह रहे हैं कि हॉस्टल में एडमिशन मिलेगा तो ही कॉलेज में आ सकेंगे। तो ये प्रश्न था मेरा। देखिए हो, मैं इसका प्रश्न का जवाब मैं दे देता हूँ। अगर आपका 2 साल के अंदर अंदर का है, मतलब आपने का ड्रॉप आउट जो है वो 2 साल के भीतर का है, तो आपको हॉस्टल जल्दी मिल जाएगा। लेकिन अगर 2 साल से भी मतलब 3 साल या 4 साल का है तो आपको मुश्किल होगा हॉस्टल मिलना यहाँ पर, क्योंकि यहाँ जेएनयू की एक पॉलिसी है, उस पर पॉइंट बनता है आपका। जितना ड्रॉप आउट होगा उतना आपके पॉइंट कम होते जाएंगे, इतना ही आपके हॉस्टल मिलने के चांस भी कम होते जाएंगे। तो आपको बता दिया है 2 साल के अंदर अंदर आपका होगा गैप ईयर, तो आपको हॉस्टल मिलने की संभावना बनी रहेगी। और गैप ईयर नहीं होगा तब तो आपको तुरंत हॉस्टल मिल ही जाएगा, मतलब 6 महीने का एक प्रोसेस है। तुरंत तो नहीं मिलता, जब यहाँ पर हॉस्टल का रूम खाली होगा फिर आपको कैटेगरी के हिसाब से आपका रैंक देखकर आपको हॉस्टल मिलेगा। तो यही पॉलिसी है यहाँ की। लेकिन अगर गैप ज्यादा है तो आपको हॉस्टल नहीं मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, बाकी और किसी का कोई प्रश्न बचा हो? लास्ट लिमिट क्या है? लास्ट भैया चैट ऑन कर दीजिए, मुझे प्रश्न पूछना था। मैंने ऑन कर दिया है, आप मैसेज भी मैंने किया है कि आप प्रश्न पूछिए। अब आपकी आवाज नहीं आ रही, पूछ ही लीजिए, आप पूछिए। लास्ट लिमिट क्या है? 4 साल का गैप का? 2 साल बताया अभी बता दिया भैया ने। कोई नहीं है, 2 साल से ज्यादा का गैप होगा तो आपको हॉस्टल मिलना बहुत मुश्किल है, मैं अभी से बता दिया आपको। हेलो, ठीक है, हाँ ऋषभ पूछिए आप। हाँ भैया मेरा 3rd ईयर का एग्जाम हो गया है जी। जी आवाज आ रही है? हाँ मेरा 3rd ईयर का एग्जाम हो गया है, तो मैं अभी तक रुचिकर नहीं था इतना, मतलब हिंदी में। तो ऐसे ही मैं एग्जाम दे आया हूँ, शायद पास हो जाऊं। लेकिन अब सोच रहा हूँ कि किसी अच्छे यूनिवर्सिटी से पढ़ने का प्रयास करना चाहिए। तो क्या 2 महीने की तैयारी में मेरा सिलेक्शन होने के कोई चांसेस हैं? अगर है भैया? जी ऐसा नहीं है, बिल्कुल है आपका प्रश्न। अभी रूबी शायद या
सालनी में से कोई कह भी रहा था कि एग्जाम फॉर्म निकलने के बाद उन्होंने तैयारी स्टार्ट किया था, यदि वो कर सकती हैं तो आप भी कर सकते हैं। मैं ये प्रश्न मतलब वक्ताओं से दूर ही हटा दिए, मतलब कि बीच में ही ले रहा हूँ। बाकी अगर कोई वक्ता कुछ कहना चाहें, मुझे लगता है वो भी यही कहेंगे। आप मेहनत कीजिए, लगातार मेहनत करेंगे तो बिल्कुल कर सकते हैं। और भैया कौन सी टेस्ट सीरीज लूं? बुक, टेक्स्ट बुक मेरे पास पहले से ही घटना चक्र का है, टीजीटी वाला शायद। क्या यूथ वाला लेना जरूरी है? देखिए घटना चक्र का जो है उसमें नेट जेआरएफ के पेपर लगे हुए हैं, मतलब उसमें भी आपको नेट जेआरएफ के पेपर मिल जाएंगे। तो अगर उसमें नेट जेआरएफ के पेपर है तो फिर कोई दूसरी पुस्तक लेने की जरूरत नहीं है। अगर उसमें नेट जेआरएफ के पेपर नहीं है तो आप यूथ कंपटीशन का नेट जेआरएफ का, केवल नेट जेआरएफ का है ना, वो बहुत मोटी वाली पुस्तक पर अभी आपको नहीं जाना क्योंकि समय बहुत कम है। तो नेट जेआरएफ के आप 40-50 पेपर सोल्व कर लेंगे तो आप फायदे में रहेंगे। तो मैं एक ग्रुप में भेज भी दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप और दोनों में, तो आप उसको देख लीजिएगा फोटो। ठीक है, ठीक है रिसु। और ठीक है भैया। महेंद्र, आप प्रश्न पूछिए। और अंतिम प्रश्न यदि किसी का शेष रह गया हो पूछिए। लगभग हमने प्रश्न ले लिया है। पूजा यादव, हाँ आप भैया प्रश्न पूछ। भैया जी मेरा जो प्रश्न है ना वो हेमंत सर से है। जी अ, मेरा ना अभी ग्रेजुएशन चल रहा है, लास्ट ईयर जी है मेरा, लेकिन अभी तक ना एग्जाम नहीं हुए हैं। और फिर मेरे पास नंबर भी नहीं है, रोल नंबर भी नहीं है। फॉर्म में ना रोल नंबर मांगा गया है, तो मैं कौन सा उसमें भरूं? लास्ट मतलब सेकंड ईयर का भर सकती हूँ या अपीयरिंग का? तो मतलब ऑप्शन है उसमें, लेकिन मैं अभी मतलब सेकंड ईयर का भर सकती हूँ, थर्ड ईयर का तो क्योंकि है नहीं ना, तो इसलिए आप बता दीजिए। में अपेयरिंग का ऑप्शन है तो आपको वही सिलेक्ट करना है क्योंकि अभी आपका पूरा हुआ नहीं। बाकी रोल नंबर अगर कहीं मांगा जा रहा है तो आपको फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर का जो रोल नंबर है आप उसको भरें, क्योंकि फाइनल रोल नंबर भी आपका वही है, रोल नंबर चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो आप बेफिक्र हो भर सकते सर मेरा जो है ना सेमेस्टर नहीं है, मेरा ईयरली है, तो हर साल नंबर चेंज हो जाता है। यूके से रोल नंबर मेरा एडमिशन चल रहा है। रोल नंबर रोल नहीं तो नंबर होता है, नंबर होता है, वो चेंज नहीं होता है। तो उसको आप भर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पर सिलेक्शन के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सिलेक्शन के बाद आपके डायरेक्ट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देखे जाते हैं, ये फॉर्म वगैरह नहीं देखा जाता है। और फिर अपीयरिंग में भैया जब हम अपीयरिंग का ऑप्शन कर देते होंगे तो मुझे लगा शायद ना मांगता हो, ये भी तो हो सकता है। आप एक बार फॉर्म में देख लीजिए, अपीयरिंग कर देंगे तो फिर वो रोल नंबर नहीं मांगेगा जहाँ तक। मतलब रोल नंबर मांग रहे हैं, अपीयरिंग का ऑप्शन भी दिया है वो भी, और उसके नीचे एक ऑप्शन भी दिया है, उसमें पासवर्ड मतलब रोल नंबर मांग। अच्छा देख लीजिएगा, ये भी देखिएगा साथ में कंपलसरी है या वो नहीं। अगर स्टार लगा हुआ है रेड कलर से तब कंपलसरी होता है भरना। अगर उसमें वो नहीं लगा हुआ तो कंपलसरी कई बार नहीं भी होता है। जी। और सर एक क्वेश्चन और है प्लीज मतलब जी जी जो जेएनयू वाले जो मतलब है सर हैं जो भी, तो मतलब बी जो पार्ट है उसी का देखते हैं या फिर हमें जीएस का भी पोर्शन देखना मतलब देखते हैं वो? क्योंकि केवल हिंदी 75 क्वेश्चन उसमें देखे जाते हैं और जीएस वाला सेक्शन है उसको नहीं वो किया जाता। सिर्फ आप 75 क्वेश्चन है, सिर्फ जेएनयू में के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो आप 75 क्वेश्चन को ही देखना है। सर फॉर्म में मैंने ना डीयू भी मतलब सिलेक्ट किया है। हाँ तो आप ऐसा तो नहीं कि आप उनको छोड़ देंगी, बाकी 25 क्वेश्चन उनको करिए। लेकिन अगर आपको जेएनयू बेहतर से देखना है तो आप इसके लिए ज़्यादा मेहनत कीजिए 75 क्वेश्चन पे। बाकी नॉर्मल आप उनको भी तैयार कर लीजिए कि मान लीजिए अगर जेएनयू नहीं होता तो डीयू आपके पास एक ऑप्शन हो। ओके, थैंक यू सर। जी ठीक है। पूजा यादव, आप आज की अंतिम प्रश्नकर्ता होंगी। पूजा आप प्रश्न पूछिए। यस सर, मेरा क्वेश्चन राहुल भैया से है। जी प्रयोजन मूलक कहाँ से पढ़े और कितना पढ़ना चाहिए? जी प्रयोजन मूलक, देखिए प्रयोजन मूलक पिछले बार से इंट्रोड्यूस हुआ है नया नया, तो पिछले बार ही इंट्रोड्यूस हुआ है। तो उसमें क्या है कि पिछले बार देखा भी है क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन ही थे, ज्यादा क्वेश्चन नहीं थे, लेकिन 4-5 क्वेश्चन वो बहुत नंबर के हो जाते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि आपको एक्स्ट्रा कहीं से बुक नहीं लेना है, जैसे लाइक कि स्पेशल बुक ले लेते हैं प्रयोजन मूलक के लिए, तो मैं वो रिकमेंड नहीं करूंगा।
क्योंकि प्रयोजन मूलक के लिए यूट्यूब पे कुछ वीडियोज पड़े हुए हैं, कहीं कहीं से वीडियोज पड़े हुए हैं, और हेमंत भैया वो डालते हैं, क्या बोलते हैं, पीडीएफ वगैरह भेजते हैं, तो पीडीएफ वगैरह से भी आप देख सकती हैं। उस पीडीएफ में इंपॉर्टेंट चीजें जो सिलेबस में दे रखा है अच्छे से समझा कि क्या क्या पूछना है, मतलब आप जब देखेंगे तो उसमें मतलब कि दिया हुआ है कि जनसंचार में क्या है, समाचार पत्र, टेलीविजन, और भी चीजें दे रखा है। तो इसमें से आप देख सकते हैं वो चीजें जब हेमंत भैया भेजते हैं वो, और यूट्यूब पे आप जाइए और यूट्यूब पे बाकायदा सर्च कीजिए और वो आप कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी देख रही होंगी कैसे आ रहा है, और दिया हो तो देख लीजिए कहीं से। लेकिन एक्स्ट्रा बुक मत पढ़िए, क्योंकि टाइम आपके पास बहुत लिमिटेड है। अगर आपने पूरा तैयार कर चुका है पोर्शन तब आप एक्स्ट्रा बुक पढ़ सकती हैं, लेकिन अगर पूरा भी नहीं हुआ है ये भी, तो इसके चक्कर में आप कुछ नहीं कर पाएंगे मेरे ख्याल से। बाकी लोग भी बता सकते हैं इस पे अगर कुछ किए होंगे एक्स्ट्रा। और कोई वक्ता प्रयोजनमूलक पे कुछ कहना चाहेंगे, या उन्होंने किस तरीके से इसको देखा था, क्या तैयार किया था, तो कह सकते हैं। बुक नहीं अलग से नहीं पता था। जो जैसे हैदराबाद यूनिवर्सिटी हो गया तो मैंने प्रीवियस में जो क्वेश्चन लगाए थे वो तो उनसे होता था, और एक पीडीएफ था, उस पीडीएफ को मैंने पढ़ा तो उसको किया था। ज्यादा उस पर फोकस नहीं किया था मैंने, क्योंकि इधर से ज्यादा क्वेश्चन बन रहे थे तो मैंने इन्हें फोकस किया था और प्रयोजन मूलक की तरफ कम ध्यान दिया था। लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पीडीएफ होता था, इसमें बुक किया जा सकता। ठीक है रूबी, अब मैं अंतिम प्रश्न है, जैसा कि बोल चुका था कि अंतिम प्रश्न है पूजा यादव जी का, लेकिन दीपक बैटिंग में है तो सोच रहा हूँ क्यों ही अब उनको छोड़ू। दीपक आप जल्दी से पूछिए। दीपक, ओह सॉरी, वेट दीपक, अभी आपका माइक अभी ऑन नहीं हुआ। ओके ओके, तब आप पूछेंगे कैसे। हाँ अब पूछिए दीपक, आप प्रश्न पूछ सकते हैं, पूछिए जल्दी। नहीं, अब हम कार्यक्रम समाप्ति की ओर बढ़ेंगे, हमारे पास समय नहीं है, लगभग 5 से 10 मिनट है। और ये टीम माइक्रोसॉफ्ट करके कोई आईडी जुड़ी हुई है, तो हम ऐसे नामों को अनुमति नहीं देते हैं। तो यदि आप प्रश्न, जैसे पिछले कार्यक्रम में भी बताए थे कि यदि आपको प्रश्न पूछना है तो आप अपने नाम से जुड़िए। जी हेलो जी, पूछिए। हाँ भैया नमस्कार। मेरा राहुल भैया से प्रश्न है। मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अभी अध्ययनरत हूँ, लास्ट ईयर में। तो भैया अभी हम लोग के पास जैसे मई में एग्जाम भी है जैसे सेमेस्टर का, तो उसको ध्यान में रखते हुए और इसका भी टाइम कम बचा हुआ है, 2 महीने लगभग बचा हुआ है, तो इसको मैंने कैसे उसका मैंने दोनों को मिलाकर कैसे तैयारी किया जाए, उसको भी देखते हुए, सेमेस्टर एग्जाम को भी देखते हुए, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जी देखिए दीपक, क्या है कि आपने तो पढ़ा ही होगा, फिर तो आप जब काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़े हैं तो फिर आप रामचंद्र शुक्ल कहने की जरूरत नहीं है कि आपने नहीं पढ़ा होगा, वो तो सिलेबस में भी लगी थी सेकंड ईयर में, तो आपने पढ़ा ही होगा, ये सब चीजें पढ़ी होंगी। हाँ, तो आपको तो ज्यादा दिक्कत परेशानी तो होनी नहीं चाहिए, क्योंकि आपका बेस तो तैयार है, बस ऑब्जेक्टिव देखने हैं। आपको भी पता है कि प्रीवियस ईयर जब आप क्वेश्चन देखे होंगे तो ऐसे क्वेश्चन थे कि आप थोड़ा मोड़ा अगर नॉलेज रखते हैं तो 50-55 क्वेश्चन 75 में तो करके आराम से आएंगे, एकदम चौड़े से बना के आएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको बस वही 15-20 के लिए एफर्ट मारनी है, और अंतिम जो 10 प्रश्न तर्क और अभिकथन के हैं वो आपको विशेष रूप से वही, मतलब मेरा ख्याल है कि वही एडमिशन दिलवाता है, वही चीजें, क्योंकि जो तथ्य क्वेश्चन है वो लगभग सब बना के आते हैं। तथ्य कितना इजी आया था, और मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा भारी भी आएगा, इस वाला हार्ड सवाल नहीं आएगा, उसी टाइप के एक ट्रेंड सेट कर लिया है वो, या एक आध दो इधर उधर हो सकता है, लेकिन ऐसे ही सवाल आएंगे। तो मेरा ख्याल है कि अभी 2 महीने टाइम है, अगर आपको अब विश्वविद्यालय का सिलेबस को भी देखना है तो विश्वविद्यालय का सिलेबस जो है तो आप विशेष देखते आए हैं तो ज्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए, आप मैनेज कर सकते हैं उसको। और 3-4 घंटा एक्स्ट्रा टाइम निकालिए, थोड़ा इधर एफर्ट मारिए, इधर देखिए, क्योंकि आपको विश्वविद्यालय का भी देखना जरूरी है, क्योंकि ग्रेड पाना है वहाँ पे, और इस बार तो ऑफलाइन एग्जाम है तो आप लोग को बहुत दोहरी चुनौती हो गई है। तो मेरा मानना है कि हाँ, तो वहां पर भी देखिए, और विश्वविद्यालय का प्रश्न को मैं नहीं कहूंगा कि सिलेबस वहां पे इग्नोर मारिए, लेकिन यहाँ पर भी साथ साथ देखिए, क्वेश्चन बहुत इजी आ रहे हैं, तो आपको ज्यादा मुझे गाइड करने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि आप बीचू के गाइड मिल जाता है, वहाँ का वातावरण ही बगिया ऐसा है कि महामाना जी का बगिया, उनका आशीर्वाद ही बहुत काफी होता है, और वहाँ पे बहुत बढ़िया माहौल है। आपके सीनियर्स वहाँ पे हैं, अंबुज उनसे मिलिए, अंबुज है, हर्ष है,
ये सब बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, मतलब भले ही उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है लेकिन वो पढ़ने में बहुत विद्वान लोग हैं, बहुत अच्छे हैं ये लोग। बिल्कुल बिल्कुल, हर्ष भैया से मिलते रहते हैं ऐसे, वो हमारे जो है गाइड के रूप में हमेशा शुरू से रहे हैं हर्ष भैया, अंबुज भैया सॉरी। हाँ, अंबुज और हर्ष और भैया एक एक प्रश्न और है, जैसे मैं टेस्ट लगाता हूँ भैया का, तो उसमें जैसे क्या होता है ना, जो क्वेश्चन मैंने ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन मैंने पढ़ा नहीं है, पढ़ा है, वो ऐसा लगता है कि सब मैंने क्वेश्चन हमेशा मेरे जो है दिमाग से गुजरा हुआ है, लेकिन काफी कंफ्यूजन हो जाता है कि इसका पढ़े हैं किसका पढ़े हैं, किनका है, ऐसा हमेशा होता है, और इसी में ज्यादा प्रश्न जो है गलत होता है मेरे। देखिए ये परेशानी होती है आपको, मतलब कि इसका है कि उसका, क्योंकि इतना पढ़ना है ना, इतने सारे लेखक है और इतनी रचनाएं हैं, इतना बृहत इतना लार्ज सिलेबस है, और इतने मतलब कि कंफ्यूजन स्वाभाविक है, होता ही होता है। तो आपको ये ना कि मतलब कि मल्टीपल टाइम्स आपको जितना हो सके उतने मतलब कि प्रश्न को सॉल्यूशन करना है, जितने बार हो सके उतना देखना है और ध्यान से देखना है। मतलब कि ये नहीं कि ऐसे देख लिए बस देखे जा रहे हैं, नहीं, आपको ध्यान से देखना है कि और मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि आपने जितने पढ़े हैं मतलब उसको एग्जाम हॉल में जब आप बैठते हैं तो उसको कैसे परफॉर्म कर पाते हैं, मतलब आप किस तरह से उसको निकाल पाते हैं अपने परफॉर्मेंस को बेटर तरीके से, क्योंकि पढ़ते सब है, मेरा मानना है कि सारे लड़के पढ़ते हैं, इवन सब भी के सभी, और सारी जो चीजें बताई जाती हैं ये रामचंद्र शुक्ल, ये दृष्टि वृष्टि सब पढ़ते हैं, लेकिन एग्जाम हॉल में जब बैठते हैं तो ये वहां पे मतलब परफॉर्म करना होता है, और वहां पे इससे शांतचित होकर के अपने आप को बहुत ही एक अच्छे तरीका में मतलब कि महफूज होकर के और अच्छे से मतलब कि क्वेश्चन को बार बार समझ करके उसको आंसर करिएगा, और जो भैया प्रश्न जो भेजते हैं उनको आराम से देखिएगा, मतलब कोई हड़बड़ी नहीं, और दोस्तों से चर्चा करते रहिएगा, क्योंकि आप अकेले मुकम्मल नहीं हो सकते कि जब चार पांच दोस्त मिलेंगे उनसे बात करिएगा ये प्रश्न कैसे होगा, तो वो लोग गाइड कर देंगे। और आपके सीनियर्स बहुत अच्छे हैं, मेरे क्लासमेट सब रहे हैं, तो बहुत आपके तो मतलब कि ज्यादा आदर से गाइडेंस की जरूरत नहीं, क्योंकि साक्षात आपके सब सारे सीनियर्स हैं, उनके बीच में आप रह रहे हैं, तो उनसे बात करिए अच्छे से, तो बताएंगे वो बेटर तरीके से, पंचम उंचम खेल बताएंगे। राहुल, और भैया लास्ट प्रश्न भैया, एक लास्ट प्रश्न, जैसे मैं यूथ कंपटीशन वाला जो बुक है वो नेट जा वाला, उसको मैं लगाता हूँ, तो उसको लगाने मतलब उसको लगाने में काफी समय लग जाता है, उसको मैंने कम समय, जैसे 2-2.5 घंटे 3 घंटे में हो जाए, तो ऐसा जैसे उसको लगाते हैं तो कभी कभी 3.5 घंटा से ऊपर चला जाता है, ऐसा हो जाता है, तो मैं सोचता हूँ कि मैंने इतना टाइम लग जा रहा है, उसी को लगाने में इतना टाइम लग जा रहा है, तो और कैसे पढ़े, तो ऐसा होता है, तो उसको कम कैसे करें थोड़ा सा। वो कम हो जाएगा, वो कम हो जाएगा जब आपको एक ही टाइप का प्रश्न आएगा, तो उसको छोड़ दीजिए ना, कि बहुत सारे प्रश्न का सिमिलरिटी होता है, आप देखेंगे ना एक सेट ये है तो इसका बहुत सारा 5-6 क्वेश्चन उसमें दिया रहता है उसके बेसिस पे, तो आपको वो आता है, तो उसमें दिमाग खपाने की क्या ही जरूरत है, जो चीजें आपको लगे कि नहीं ये चीज ये प्रश्न आया है मेरे लिए, ये कभी तो मिला ही नहीं था, उस पर विचारने की जरूरत है ना। अब सारे पे फिर दोहराएंगे तेराएंगे मैंने, तो मेहनत बर्बाद जाती है, तो आप थोड़ा सा स्मार्ट मेहनत करिए, और स्मार्ट बनने की कोशिश कीजिए, जो प्रश्न नया आ रहे हैं उन पे ध्यान देना है, जो चीजें परंपरा से चली आ रही है 4-5 सेट में गुजर गई उन क्या ध्यान देना। ठीक है दीपक, मुझे लगता है आपके प्रत्युत्तर आप सीनियर से अच्छी डिस्कस हो गया होगा तो अब हमें समाप्ति की ओर बढ़ना चाहिए, क्योंकि हमें फिक्र इस बात की भी है कि हमारे वक्ताओं के खाने का समय भी हो रहा है, 8 बजने वाला है, और कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करनी है। तो महेंद्र का मेरे पास मैसेज, महेंद्र आप प्रश्न पूछ चुके हैं या नहीं पूछे हैं? आप भी पूछ लीजिए, मैसेज आपका आया है कि आप मुझे अनुमति नहीं दे रहे हैं, तो ऐसा मैं अपराध नहीं लेके जाऊंगा आज के कार्यक्रम में, जल्दी से। महेंद्र आपका माइक स्पीकर सब ऑन है, जल्दी से पूछ लीजिए आप। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? जी जी। हाँ, तो मेरा प्रश्न तो ये है कि मैं अभी मेरे बीए में इंग्लिश नहीं है, और अभी मेरे आचार्य शुक्ल जी और ऋषभ त्रिपाठी तैयार है, और मैं हिंदी मीडियम का राजस्थान से, पर मैं गुजरात में रहता हूँ, लेकिन अभी मैं बीए फाइनल एग्जाम चल रहे हैं, थोड़ा डीमोटिवेशन वाली फीलिंग आ रही है, अब इतने ही सवाल है, आप बताइए। ओके ठीक है यार, शालिनी बहुत दिन से गायब हो गई, शालिनी आप इस पे जवाब दीजिए, मोटिवेट कीजिए। शालिनी जुड़ी है? और जी शालिनी जी बोलिए बोलिए। बार अपना क्वेश्चन रिपीट करेंगे वो कह रहे हैं कि जो इस समय मतलब कि कई सारे एग्जाम्स हैं, बहुत सारी चीजें, थोड़ा सा डिमोटिवेट हो रहे हैं, तो ऐसे समय में उसको किस तरीके से अपने आप को मोटिवेट रख सकते हैं?
जी बिल्कुल, ये उन्हीं के साथ नहीं है, बहुत लोग सर शालिनी के साथ नेटवर्क की दिक्कत है। रूबी आप इस पे कुछ कमेंट कीजिए जल्दी। क्या मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ महेंद्र, आपका प्रश्न हम ले लिए हैं, आवाज भी आपकी आ रही है। रूबी आप इनका प्रश्न सुने होंगे, आप बोलिए। बाकी जी ओमनाथ है जी तैयारी के बोलिए। दौरान तो सबके साथ होता है, लेकिन एक जुनून होता है ना कि मुझे यहाँ जाना है, तो एक दिन डिप्रेशन हो रहा है तो थोड़ा सा आराम कर लीजिए, लेकिन फिर पढ़ाई के लिए लगना पड़ेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि मेरा था कि मुझे एक ही बीएचयू में नहीं जा सकती थी, तो जेएनयू मुझे आना ही था, करो या मरो वाली थी फिर, तो मुझे करना ही था। अपने अंदर से मोटिवेशन आती है कि मुझे करना है तो इसके लिए पढ़ना है। जी ओमनाथ, आप एक या दो लाइन में कोई कमेंट करना चाहें? आपका माइक या लीड निकाल के आप बोलिए, आवाज आ नहीं रही। अब मैं आपको वापस प्रश्न कहना चाहता हूँ जी कि मेरे शुक्ल जी और विष्णु तो तैयार है, और मैं उसके बाद अब भी फाइनल एग्जाम चल रहे हैं और समय काफी कम है, तो अब साथ साथ हो नहीं पा रहा है, मतलब यही क्वेश्चन है और कुछ नहीं। शुक्ल और विश्वनाथ त्रिपाठी आपके तैयार हैं, आप यही कह रहे हैं ना? हाँ, तो अब आप फाइनल के एग्जाम चल रहे हैं साथ में, तो अभी समय कम में ऐसे डिमोटिवेशन और फीलिंग आ रही है, तो समय कम में तैयार कैसे करें? जी महेंद्र, मैं आपको बताना चाहूँगा, फाइनल के चल रहे हैं, फाइनल को भी देखते रहिए, और इसके साथ आपको जितना पढ़ लिया उसका रिवीजन कीजिए, ज़्यादा गहराई में अदर चीज़ को पढ़ने में अपना टाइम मत खोइएगा। और एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा, जो सिलेबस लगा हुआ है उसको, जो पॉइंट लगे उसमें छोड़ किसी भी नहीं चलना। जैसे जनसंचार है, परियोजनामूलक है, इनको अधिकतर विद्यार्थी हैं तो छोड़ देंगे, ये इनको थोड़ा गहराई से नहीं पढ़ेंगे, तो इस वजह से हो सकता है सिलेक्शन रुक जाए। अब की बार भी 3-4 ऐसे क्वेश्चन थे परियोजनामूलक हिंदी से, अधिकतर विद्यार्थी को उनकी वजह से ही रुका है सिलेक्शन, तो आप उन पे भी थोड़ा शब्दावली आई थी परियोजनामूलक हिंदी की, शब्दावली देख लीजिएगा। और पत्रकारिता है, मेरे ख्याल से अब की बार इसमें प्रश्न और जोड़े जाएंगे, 6-7-8 मतलब 8 के करीब इसमें से मेरे ख्याल दोनों इकाई में से प्रश्न आएंगे। जैसे इसमें आप टेलीविजन का इतिहास क्या है, प्रिंट मीडिया का क्या इतिहास है, न्यू मीडिया, इसके बारे में थोड़ा और एक्स्ट्रा पढ़ लीजिएगा। इसके बाद में व्याकरण के सिर्फ 4 पॉइंट है, उनके चारों उनमें उनके तक सीमित रहिए, अधिक एक्स्ट्रा मत जाइएगा। काव्य शास्त्र के जो पॉइंट लगे हुए हैं, जैसे ये शब्द शक्ति हो गया, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, काव्य लक्षण, इनको भी दृष्टि से आप ध्यान से देखना। और तो सारा ही दृष्टि से हो ही जाएगा, काव्य वाचन है, इतिहास है, प्रवृत्तियां वगैरह। शुक्ल को पढ़ लिया तो शुक्ल आपको प्रवृत्तियां आपको समझ में आ गई है, और अब मेरे को लग रहा है सो होंगे, ये कह रहे हैं टाइम ज्यादा। जी टाइम का अभाव है, मुझे आपकी खाने की फिक्र है। हाँ ठीक है, तो आज लगभग हमने सबका प्रश्न लेने का प्रयास किया है, और आने वाले समय में अगले संडे फिर हम आपसे मिलते रहेंगे, तो कहीं हम जा नहीं रहे हैं, सिर्फ यही होगा कि तो शुभम ये भैया, 4 हाँ इसके जो जी भैया दीपक। मेरा थोड़ा सा एक राहुल भैया से थोड़ा सा मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, जिससे भैया जो प्रयोजन मूलक के लिए जो जंगल झांटे का जो बुक है, तो उनका मैं अभी तक तो मैं नहीं पढ़ा हूँ, तो उसका मैं कैसे करूँ? नहीं पढ़ा था, कि मैं भी नहीं पढ़ा था, और भी लोग नहीं पढ़े थे, वहाँ के सीनियर्स हैं, तो पढ़े थे, मेरे ख्याल से नहीं पढ़े थे। ठीक है, देख सकते हैं, भेजते हैं वो पीडीएफ भेजते हैं, उसको खोलिए आप, और उसमें जो इम्पोर्टेंट चीजें है उसको पढ़ जाइए, ज्यादा आपको लोड नहीं, किताब लें, झालटे जी पढ़ना शुरू करें, कि 2 महीने टाइम है, क्या कर पाएंगे। इससे बेटर होगा कि आप वहां से तैयारी करें ना, जहाँ से आप और ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस कर सकते हैं। लाइक आपके ये जो इतिहास का किताब हो गया, हिंदी साहित्य का, और ये मतलब क्या बोलते हैं प्रीवियस क्वेश्चन, वो लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीवियस बहुत। ठीक है महेंद्र, माइक आप म्यूट कर लीजिए। ठीक है, तो आज का जैसा कि मतलब कि लगभग हम 2 घंटे का समय होने वाला है, 3 मिनट शेष है, लगभग 2 घंटे आपस में बातचीत हम लोग लगभग जुड़े हुए हैं 2 घंटे से। और मुझे लगता है कि आज का जो कार्यक्रम है बहुत सफल कार्यक्रम हुआ है, चारों वक्ताओं ने बहुत बेहतर तरीके से जवाब दिया है, आप उनके जवाबों से संतुष्ट हुए होंगे, और
हाँ, जैसा कि हम प्रत्येक रविवार को आपके साथ 6 बजे होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम आपके साथ फिर से होंगे, सिर्फ 4 चेहरे बदलेंगे, इनकी जगह कोई और होगा। तो अगर किसी का कोई भी कन्फ्यूजन, प्रश्न, समस्या कुछ भी रह गई हो, तो आप अगले संडे का इंतज़ार करें, तब आप जुड़ सकते हैं। बाकी आप कभी भी किसी भी वक्ता से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम लोगों से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कभी भी ज़रूरत पड़ती है। ये तो एक खास समय होता है क्योंकि सबके पास अलग-अलग प्रतिदिन कार्य होते हैं, तो उन कार्यों में कई बार समय नहीं मिल पाता, तो हम एक मतलब कि हर वीक 2 घंटे का समय निकालते हैं आपसे बातचीत करने के लिए। तो आप सभी वक्ताओं का, राहुल, ओमनाथ, रूबी, शालिनी, आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार। और जितने भी प्रतिभागी हमारे साथ जुड़े रहे हैं या जुड़ रहे हैं लगातार, तो आप लोगों के भी बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपके बदौलत हम यहाँ पे रहते हैं। यदि आप नहीं होंगे तो शायद हम भी यहाँ नहीं होंगे। और जो एक फैक्टर है जो हम सबको जोड़ने का एक प्रयास किए हैं, वो हेमंत भैया हैं, जिनकी बदौलत कहेंगे हम यहाँ पे उपस्थित हैं। मुझे नहीं लगता कि अन्य विषयों पे कोई ऐसा मंच है जो इस तरीके से प्रत्येक रविवार समय दे रहा हो। वो हिंदी साहित्य ही है, वो भी हेमंत भैया की देन है कि आपको बहुत बेहतर गाइडेंस मिल रहा है अन्य विषयों की अपेक्षा। तो मुझे लगता है कि आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। ऐसा नहीं है कि मैं उनकी टीम से हूँ इसलिए ऐसा कह रहा हूँ, लेकिन जब हम लोग भी तैयारी किए थे, कोई ऐसा शुरुआत उस समय देखते थे, ऐसा कोई मंच नहीं था जब हमारे मन में आता था जेएनयू। तो पिछले 3 साल से मतलब एक अच्छी व्यवस्था है और एक लगातार परंपरा भी चलती आ रही है। जैसे आज अभी यहाँ रूबी होंगी तो अपने इनके एरिया में, राजस्थान जहाँ से ये हैं, जौनपुर से शायद, तो वहाँ अब जो उनके वो जानने वाले होंगे उनको बताती होंगी कि हाँ हेमंत भैया की कैसी व्यवस्था है, यहाँ आप कर सकते हैं, यहाँ से आप गाइडेंस ले सकते हैं। तो आप अपने जूनियर को भी लगातार बताते रहे, जो यहाँ जुड़े हुए हैं, सिलेक्शन होके आएंगे अगले साल, वो बताएंगे। इस तरीके से हम प्रयास करते रहेंगे कि आने वाले समय में जुड़े रहें। तो कुल मिला के 7:59 हो चुके हैं, 1 मिनट का समय शेष है। तो मैं कहूँगा 2-2 लाइन में यदि हमारे कोई चारू वक्ताओं से एक बार जरूर अवसर दूंगा। राहुल, सिर्फ आपके 30 सेकेंड कुछ कहना चाहें। सबसे सारे जितने भी हैं, सुन रहे हैं, प्रतिस्पर्धी या प्रतिभागी जितने भी हैं, मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूँ कि देखिए सब लोग पढ़ते हैं, सब लोग पढ़ाई करते हैं, सेम चीज पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कि सब एक ही पढ़ते हैं। आपको जितना ज्यादा सवाल हो सके उतना सवाल लगाइए, और मतलब अपने आप को बहुत कंफर्ट फील करना है कि ये नहीं सोचना है कि समस्याएं मेरे साथ हो रही तो उसके साथ नहीं हो रही। सबके साथ में भूलने की समस्या एक बहुत कॉमन समस्या है और सबके साथ होती है और सबके जीवन में उतार चढ़ाव आते रहती है। ये नहीं सोचना कि मेरे आ रहा है तो मैं डिमोटिवेट हो जाऊं, नहीं, सबके आ रही है तो आप इस चीज को सोच के एकदम खुश रहिए, मजे में रहिए। और मेरा ये है कि आप एग्जाम हॉल में जब बैठे तो बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस करें, बहुत अच्छे से एकदम, क्योंकि टाइम बहुत होता है, बहुत टाइम होता है, तो आप धीरे धीरे 2 बार 3 बार सोच के प्रश्न को लगाएं और सिलेक्शन पाएं, और हम इंतजार करें कि आप जरूर जेएनयू में और मिलें। ठीक है शालिनी, आपके पास भी 30 सेकेंड है। मैं ये कहना चाहूंगी कि समय बहुत कम रह गया आप लोग के पास, तो आपने बहुत कुछ पढ़ा भी है, बस अब इस पे ज्यादा फोकस कीजिए कि जो सिलेबस दिया गया है उसके जितने टॉपिक्स है उससे ज्यादा फोकस कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, टेस्ट दीजिए और अपना 100% दीजिए। अगर आप 100% देंगे अपना तो वो परिणाम आपको देगा। बाकी बस यही कहना मुझे, आपको ठीक है ओमनाथ, 30 सेकेंड आपके पास। जी भैया, मैं पहले भी कह चुका हूँ और दूसरी बार कह रहा हूँ, सिलेबस के इन पॉइंटों पे जरूर ध्यान दें और कोई टॉपिक छोड़ के ना चलें, सभी टॉपिक बराबर ध्यान दें। किसी भी टॉपिक को छोटा या मतलब ये मत माने इसे प्रश्न नहीं आने वाले, कम आने वाले, क्योंकि मेरे ख्याल से 2-4 प्रश्नों का ही होता है, 2-4 प्रश्न गलत हो गए तो आउट हो सकते हो। बराबर दीजिए। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हेमंत भैया के धन्यवाद दे रहे थे, तो आपकी वजह से मेरे ख्याल से ये कार्यक्रम हेमंत भैया कर पाते हैं, तो आपका सहयोग से ये सभी विद्यार्थियों तक ये हमारे विचार पहुंच पा रहे हैं। धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद ओमनाथ। और रूबी, आपके पास भी 30 सेकेंड है। किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, सभी को 30 सेकेंड ही दिए जाएंगे। भैया मैं यही कहना चाहूंगी कि ज्यादा बुक्स के पीछे ना भागे, और अभी तक जो पढ़ा है या फिर आगे पढ़ेंगे उसको सिलेबस के और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो मेन चीजें हैं उनको अंडरलाइन कर लीजिए, ताकि एग्जाम के लास्ट टाइम में रिवाइज करने में आपको आसानी हो और रिवाइज ज्यादा कर पाएंगे आप। जी जी, धन्यवाद रूबी।
तो आप सभी वक्ताओं का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। और हेमंत भैया, आप भी कुछ कहना चाहें? और आपके लिए मैं 30 सेकंड तो नहीं कह सकता क्योंकि आपसे छोटा हूँ, तो आप स्वच्छंद हैं। हेमंत भैया, आप आमंत्रित हैं। सबसे पहले तो चारों वक्ताओं को बहुत धन्यवाद, सभी ने बहुत अच्छे से बताया है और कई प्रश्नों का समाधान किया है। और शुभम का तो विशेष रूप से धन्यवाद कि पूरे कार्यक्रम को शुरू से अंत तक तकनीकी प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं और सभी को बहुत अच्छे से हैंडल किए हुए, सभी वक्ताओं को और सभी प्रतिभागियों को बराबर टाइम भी दे रहे हैं। बाकी सभी चारों वक्ताओं ने बहुत अच्छे से बताया है और मैंने कुछ चीजें नोट भी की है कि चारों वक्ताओं ने कथन और कारण के प्रश्नों के लिए, तर्क और स्थापना वाले प्रश्नों के लिए विशेषताओं पर ध्यान देने के लिए बताया है। तो आप रामचंद्र शुक्ल का इतिहास पढ़ते हुए या विश्वनाथ त्रिपाठी का किसी भी साहित्य का इतिहासकार का आप इतिहास पढ़ते हुए आपको ये चीज नोट करनी है कि कोई कालखंड दूसरे कालखंड से क्यों अलग है, क्या अलग से कौन सी विशेषता है जो उसको अलग करती है। जैसे आदिकाल को रामचंद्र शुक्ल वीर गाथा काल कर रहे हैं और भक्ति काल को वो कोई अलग से नाम नहीं दिए है, तो वहां पर भक्ति की विशेषता दिख रही है या वीर गाथा काल में वीरता की विशेषताएं दिख रही, तो आपको ये चीजें नोट करके चलनी है। दूसरा, सभी ने पुराने प्रश्न पत्रों को सोल्व करने के लिए बताया है, तो इसको आपको ध्यान देना है। आप जितने प्रश्नों से गुजरेंगे उतनी आपकी प्रैक्टिस अच्छे से होती रहेगी और आपको पता भी चलता रहेगा कि आपकी कमी कहाँ है। ठीक है, तो इन चीजों पर आप ध्यान दीजिए। बाकी अब तो 2 महीने हैं और अंत में यही कहना चाहूंगा जो चारों वक्ता भी कह रहे हैं, 2 महीने हैं, एक छोटा सा आपके पास सिलेबस है और एक आपका कमरा है, तो आप और आपके सिलेबस, इसके अलावा कोई और दूसरा नहीं होना चाहिए। तो बहुत अच्छे से आप एग्जाम क्लियर। तो ठीक है, इस प्रकार से आज का कार्यक्रम, सफल कार्यक्रम समाप्त होता है। आप एक बार पुनः मैं आप सभी वक्ताओं, हेमंत भैया एवं प्रतिभागियों का धन्यवाद व्यक्त करता हूं। और बाकी जैसा कि हेमंत भैया ने कहा कि अब जो समय बचा है, आप हों, आपका छोटा सा सिलेबस हो और आपका कमरा हो, तो 3 लोग हों, कोई चौथा और नहीं होना चाहिए, तो विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है, धन्यवाद। अब आप कार्यक्रम छोड़ सकते हैं। जी भाई, आपका और हेमंत भैया का भी बहुत बहुत धन्यवाद और जो लोग जुड़े थे उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी रूबी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।